हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं चाइना, कोरोना, पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कुछ चर्चा। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं पहले बोल दूं कि मेरे जो इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ पर सिग्नल थोड़े से वीक हैं, तो हो सकता है कि आपको शायद उसमें नमस्ते, जय सिया राम, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बीच में दिक्कत आए, लेकिन धैर्य रखिएगा, मैं ही वापस आ रहा हूँ। पूरी दुनिया इस समय कोरोना से पीड़ित है, हम सबको पता है। कोविड-19 का कहर जो है वो इस समय पूरी दुनिया में तरीके से फैला हुआ है, मतलब कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। इसके बारे में कई सारे कयास ये लगाए जा रहे हैं। शुरुआत, उसका बैकग्राउंड है वो ये है, निकला है वुहान से, निकला है, हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर डाउटफुल केस एक ये है कि ये चमगादड़ों से फैला है या फिर ये मैन मेड है, या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है कुछ। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें धीमे धीमे प्रूव होने की तरफ, 100% सर्टिफाई होने की तरफ आ रहा है, और ये नेचुरल नहीं है, ये बात कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। और जहाँ तक ह्यूमन इंटरवेंशन का सवाल है, तो उसे मलेरिया और एड्स, इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके अंदर डाली गई। अब जहाँ पर एड्स की बात आ जाती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बता दूँ आपको कि एड्स जो बीमारी है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है, इसको वीक करती है, बहुत ज़्यादा ध्वस्त कर देती है एक तरह से, और फिर हमें छोटी मोटी बीमारियाँ लगती जाती हैं, और फिर वो बीमारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, और लेटर ऑन बंदा चल देता है ऊपर वाले की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जब हैं हो रही हैं, तो इनका इलाज अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास में, दुनिया में कहीं किसी के पास में भी अभी तक इस वैक्सीन का कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक तरीका है जो मैं आपको बता दूं, अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलें, क्योंकि एक तो फौरी तौर पर हम लॉकडाउन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आप यकीन मानिए कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हमें और आपको जैसे सरकारों में से कुछ लोगों के नुमाइंदों के अब ये बयान भी आने लगे हैं कि आपको कोरोना वायरस के साथ ज़िंदा रहना सीखना होगा। तो अब दुनिया बदलने वाली है, दुनिया का रहन सहन बदलने वाला है, दुनिया के थॉट प्रोसेस में भी बदलाव आने वाला है, और वो सिर्फ एक वायरस की वजह से। तो आइए इसका पूरा एक बड़ा लेआउट सा लेते हैं, और इस पूरे लेआउट में काफ़ी रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, मेरी खुद की अपनी रिसर्च भी शामिल है, और कुछ फ्यूचर में इसके जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणियाँ भी शामिल हैं, जिनका सोर्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। काफ़ी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का मैंने अध्ययन किया है, और उन सब अध्ययन के माध्यम से जो मुझे चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो उस भविष्यवाणी की तरफ ही मुझे इंगित कर रही हैं, और वो भविष्यवाणी की तरफ जो इंगित कर रही हैं वो एज एन रिज़ल्ट वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगी जाकर। और इसमें अब कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, या आप ये कह लो कि कोरोना से जैसी हल्की सी हमें राहत मिलेगी तो दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के बारे में सोचना शुरू कर देगी। इवन कर चुकी है, लेकिन उसकी सीरियसनेस और बढ़ जाएगी। वो अभी भी सीरियस है, लेकिन सीरियसनेस का लेवल और बढ़ जाएगा, और फिर हमें एक्शंस दिखने लगेंगे कई सारे देशों के एक दूसरे देशों के प्रति। तो क्या है ये, कैसे है? क्योंकि चीन से फैला है, ये चीन से निकला है, तो पहले तो हम थोड़ा सा चीन को जान लेते हैं कि आखिरकार चीन बवाल क्या है, क्या बला है ये, है ना। क्योंकि जब तक बीमारी की जड़ पता ना चले तो उस बीमारी का इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है। और बीमारी का इलाज जैसा कि देश इस समय ढूंढ रहे हैं, इस बीमारी का नहीं, इस बीमारी के कारण का जो इलाज है, यानी कि जो चीन का इलाज है वो ढूंढ रहे हैं, वो कन्वर्ट होगा जाकर विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3 में जाके। तो चीन है क्या? चीन की कहानी मैं आपको बहुत आसान लहजे में, आसान शब्दों में, जिससे ईजिली आप ग्रैस्प कर पाएँ इस चीज़ को, सुनाता हूँ। 2000 साल तक कई सारी डायनेस्टीज़ का चीन के ऊपर शासन रहा, और जब ये, मैं पूरा लेंदी नहीं लूँगा, आपको जहाँ से स्पेसिफिक पार्ट स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, वरना फिर 1-1.5 घंटा तो चीन की स्टोरी में निकल जाएगा। चीन के आज़ाद होने के बाद में, यानी 1949 के लमसम, और 1949 से लेकर 78 तक का पीरियड,
ये चीन का आज़ाद होने के बाद में जब बच्चा इस दुनिया में आता है, देश आज़ाद हो रहा है, समझ उस समय की स्टेटस एक बच्चे से रखिए आप कि देश आज़ाद हुआ, अब उसके पास में कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक नए बच्चे की तरह है जो अभी क्रैडल करना सीखेगा, जो अभी चलना सीखेगा, फिर गिरेगा भी, फिर दौड़ना भी सीखेगा, तब भी गिरेगा, तब भी चोट लगेंगी। तो ऐसा ही एक देश के साथ भी होता है जब कोई नया देश आज़ाद होता है। हमारे साथ भी हुआ है, हिंदुस्तान के साथ भी हुआ है। हिंदुस्तान ने भी कई पटके खाई हैं शुरुआत के समय में। तो इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी से जॉब चला गया। दोस्त अभी बहुत कुछ होने वाला है और बने रहिए, हो सकता है कुछ नया मिल जाए और इससे आपको मदद मिले आगे। तो चीन की जो शुरुआत हुई 78 तक, ये क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करता रहा। जिन लोगों का अर्थशास्त्र से थोड़ा बहुत रिश्ता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे, और जो भाई मेरे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है कि ना ही तो आप आयात करेंगे ना ही आप निर्यात करेंगे, यानी ना ही कोई सामान अंदर आएगा ना ही कोई सामान आप बाहर भेजेंगे। यानी खुद पर सेल्फ सफिशिएंट होकर आपको काम करना है, बाहर की दुनिया की तरफ आपको ज़्यादा देखना नहीं है। तो सेल्फ सफिशिएंसी की जब बात आती है तो हमारी जो ग्रोथ होती है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन की जैसी होती है, उसमें अप्स एंड डाउन के चांसेस कम रहते हैं, इवन डाउन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अप्स के कम रहते हैं। तो ये एक लंबे टाइम तक चलता रहा, 49 से लेकर 78 तक का पीरियड चलता रहा। तो चीन की कोई एक ख़ास ग्रोथ देख नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ, अब जब एक तरीके से अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो फिर आपको काम नहीं, तरीका बदलना चाहिए। फीलिंग नॉट गुड, यू विल, डोंट वरी, लगे रहिए, जुड़े रहिए, यू विल फील गुड। तो चाइना ने 1978 में अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनमें एक ड्रास्टिक चेंज किया, ठीक, और बिल्कुल ऑपोजिट किया अपना तरीका। यानी पिछले तरीके से अगर रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था तो उन्होंने नया तरीका फॉलो किया, और नया तरीका क्या था कि अभी तक उन्होंने अपनी दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे, लेकिन इस बार उन्होंने दरवाजे खोले नहीं, अपने दरवाजे तोड़ डाले, ठीक है। उन्होंने रत्ती भर भी जगह भी नहीं रखी कि मतलब कहीं से किसी को रत्ती भर भी ऑब्स्टेकल हो, उसे हमारे यहाँ आने में हो तो हो, लेकिन हमारे यहाँ से जाने में किसी को नहीं होना चाहिए। दरवाजे अंदर की तरफ खुलते ना तो उन्हें दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी के रास्ते, अपनी इकोनॉमी के दरवाजे हम खोल देते हैं, क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हम कुछ सीखेंगे नहीं, और कुछ सीखेंगे नहीं तो अपना भला कैसे करेंगे। जस्ट एक नॉर्मल लाइफ, ये घर में बंद आदमी उतना नहीं सीख सकता जितना बाहर निकल के आदमी सीख सकता है। तो डेन जिंगपिंग नाम के एक लीडर हुए चाइना में, माओ से पहले। माओ से तुंग का नाम हम सभी ने सुना है, उनसे पहले एक डेन जिंगपिंग के नाम के बंदे हुए थे, शख्स हुए थे। इन्होंने चीन के इस कायाकल्प की पूरी आधारशिला रखी, और जब इन्होंने चीन के कायाकल्प की आधारशिला रखी तो इनको कुछ फौरी राहत मिलना शुरू हुई। और उन्होंने क्या किया फिर, मैं आपको उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। सबसे पहले तो दरवाजे जब खोल दिए तो उन्होंने एफडीआई के लिए बोल दिया कि भाई साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना में आप ला सकते हो, आप अपना कारोबार लगा सकते हो, हम आपको रियायत देंगे, फ़ायदा देंगे, ठीक। टैक्सेस कम रखे इन्होंने, आने पर काम कम रखे। एंटरप्रेन्योर्स जो थे, जो सबसे बड़ा चाइना का, जो मेरी समझ में, जितना मैंने चाइना को स्टडी किया है, मेरी समझ में अगर चाइना को सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी चीज़ से हुआ है तो वो एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट से हुआ है। क्योंकि दुनिया में क्या चलता है, हम कहीं पर भी देख लो, आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखो, मत देखो बाहर, अपनी ज़िंदगी में देखो, हम किस चीज़ को वेटेज देते हैं, जो चीज़ हमारी डेली लाइफ को आसान बनाए। पहले हम लोगों के पास साइकिल थी, ठीक, साइकिल में मेहनत लगती थी, फिर हमने वेटेज किसको दिया, बाइक को या स्कूटी को, जो भी है, दो पहिया वाहनों को, मोटर से चलने वाले। फिर फैमिली थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर हमें लगा यार दो पहिए पे सेट नहीं हो रहे, फिट नहीं हो रहे, तो और हमें रिलैक्सेशन चाहिए, तो फिर हमने किसको अपनी लाइफ में जगह दी, कार को, ठीक। तो हम हर उस चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं जो चीज़ हमारी लाइफ को आसान बनाए। ये मूल मंत्र है चाइना के माइंडसेट का। मैं आपको बता दूं एक लाइन में, अगर चाइना की सक्सेस किस बेस पर रही तो वो लाइन ये है, इसको गांठ बांध लो आप, ठीक। और अगर आप फील गुड नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आपको यहाँ से फील गुड कराने वाला हूँ। देखो मेहनत तो लगेगी, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। नो डाउट हमारा एनिमी है, लेकिन दुश्मन में भी अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो उस अच्छी चीज़ को लेने से कोई ख़राबी नहीं है, ठीक। उस अच्छी चीज़ को भी लेना चाहिए।
तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने यहाँ परमिट दिए बिज़नेस करने के, ठीक। चाइना ने एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया, जिन्होंने लाइफ को आसान करने वाले गैजेट मतलब या चीज़ें बनाना स्टार्ट की। अभी भी आप देखो अलीबाबा पे जाओगे, अलीबाबा का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके ओनर जो हैं वो जैक मा हैं, ठीक। दुनिया के रईस आदमियों के टॉप 5 में आते हैं, शामिल होते हैं वो। तो जैक मा एक सिंपल सा बंदा था, उसने भी इसी नब्ज़ को पकड़ा कि मैं कैसा ऐसी कोई एक चीज़ बनाऊं या ऐसे लोगों को प्रेरित करूं, उनको एक प्लेटफॉर्म दूं। उन्होंने बनाने वालों को प्लेटफॉर्म दिया जो दूसरों की लाइफ को आसान करें। तो ये जो सोच है ना यार, ये हमारे बंद दिमागों में पता नहीं क्यों नहीं घुस रही, या घुस रही है तो कुछ दिक्कतें हमारी तरफ से या हमारे डेडिकेशन में या हमारे पैशन में कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है, तो उसकी वजह से शायद हम कहीं लैकिंग में हैं, ठीक। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जो हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। कंपैरिजन रखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, एक हेल्दी कंपैरिजन होगा, कोई बायसनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आप न्यूट्रल माइंड से सुनते रहें। तो उन्होंने क्या किया, एफडीआई भी दे दी। ये जापान से कई सारी सामान लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, ठीक। इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्हें फुलफिल करने के लिए इन्हें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, तो उन्हें यूएसए और जापान के साथ में तकनीकी रूप से समझौता भी किया, ठीक। 2015 तक का जो स्टैटिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ ऑन डॉक्यूमेंट, मतलब ये फैक्ट्स हैं। 2015 तक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई थी तो वो चाइना थी, ठीक, जिसने ये ट्रैक मेंटेन किया था तकरीबन 15 सालों तक। अब आप समझिए 15 सालों तक एक ट्रैक को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं, फैक्ट है, मेरा कहा हुआ नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हैं इसको। 2015 के बाद मैं अगर किसी देश ने उसको रिप्लेस किया है, चाइना की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के टैग को अगर चैलेंज किया है और उसको रिप्लेस किया है, तो वो इंडिया है। 2015 के बाद में इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि जो उसने फास्टेस्ट ग्रोइंग के टैग को हासिल करने की पूरी जान लगा दी। तो उसके लिए कई सारे प्रोग्राम हैं और हर एक प्रोग्राम का एक मोटिव है। देखिए पिछले कुछ समय में, क्योंकि हम लोग इंडिया में ही हैं, तो हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, ठीक। जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम आया था। स्किल इंडिया प्रोग्राम बेसिकली क्या था, मैंने अपने पिछले जो मेरा लाइव वीडियो था मैंने उसमें भी डिस्कस किया था। उसमें बेसिक जो थॉट था वो ये था कि यहाँ के अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको एक स्किल सेट सिखाया जाए, ठीक। और वो जब ये स्किल सेट सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको काम करने में, सेल्फ डिपेंडेंट होने में, आत्मनिर्भर होने में, जैसे कल रात भी बोला उन्होंने, इसी वर्ड को दोबारा से उन्होंने इस्तेमाल किया, आत्मनिर्भर शब्द स्पेसिफिकली बोला, वो मदद करेगा। तो जब तक आप स्किल नहीं सीखोगे तब तक आप किसी काम के लायक नहीं हो, किसी कंपनी के लायक नहीं हो, किसी जॉब के लायक नहीं हो, किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम में ये स्किल सेट वाली जो थ्योरी है ये सेट नहीं हुई थी अभी तक। तो इसको एजुकेशन सिस्टम से बाहर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट किया और अब गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये किसी न किसी स्टेट के एजुकेशन सिस्टम में भी एंट्री ले चुकी है। तो अगर हम हमेशा सरकार पे उंगली उठाते हैं, लेकिन हम लोग अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं। हम भी कम दोषी नहीं हैं। भारत की अगर ऐसी हालत है, बढ़ाने में भी और घटाने में भी दोषी अगर कोई है या कोई प्रशंसा का हकदार है तो वो है भारत की जनता, ठीक। लीडर का काम होता है आपको दिशा दिखाना, ठीक है। उस दिशा पे आप अपना कितना परसेंटेज दे रहे हो। जो आप सक्सीड करोगे आपसे ही देश सक्सीड करेगा। देश से आप सक्सीड करोगे ऐसा उल्टी गंगा नहीं बहेगी। आप कमाओगे तो देश कमाएगा, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन नहीं, ऑल ओवर, मतलब मैं एक कॉमन सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। 135 करोड़ की जनता को लेकर बात कर रहा हूँ, किसी एक या दो आदमियों से संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ। खैर 2015 तक चाइना जो था वो सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभर के आया था और उसके बाद ये इंडिया ने टैग ले लिया। अब अगर चाइना की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा सेक्टोरल होता हूँ, और जब मैं सेक्टोरल हो रहा हूँ तो मेरे शब्द कानों से सुनिएगा, लेकिन उसकी जो पीछे की फीलिंग है वो दिमाग में अंदर एंट्री मारिएगा।
अच्छा एब्जॉर्ब होगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर एब्जॉर्ब अच्छा हो गया तो अच्छे से समझ में भी आएगा। चाइना का अगर हम इकोनॉमी का हम बाइफर्केशन करते हैं तो चाइना में एग्रीकल्चर का जो योगदान है ना वो मात्र 8.6% है। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का योगदान 39.8% है और सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो वहाँ की सर्विसेज का है। ठीक, सर्विसेज यानी जो भी हम सर्विसेज देते हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड बंदे हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो सेवाएं देते हैं हम, जैसे पढ़ाना एक सेवा है, उसमें हम कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो सेवाएं दे रहे हैं। पुलिसिंग है, सर्विसेज है। ठीक, ऐसे BPOs हैं, कॉल सेंटर हैं, ये सर्विसेज हैं जिनमें हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, सर्विसेज सेल कर रहे हैं। 2018 में ये एक फिगर मैंने अपनी रिपोर्ट से निकाला है, 2.48 ट्रिलियन। ठीक, ये चाइना का एक्सपोर्ट था। और मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ। 2.48 ट्रिलियन चाइना का एक्सपोर्ट था, जो उसकी इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा है। चाइना की इकोनॉमी, चलो आपको कंपेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा आसान और कर देता हूँ। चाइना की वर्तमान जो इकोनॉमी है वो है 14 ट्रिलियन डॉलर की, समझ रहे हैं, 14 ट्रिलियन डॉलर। और इसका अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि चाइना किस स्टेज पे है, तो मैं आपको बता दूं कंपेयर करने के लिए। और USA की जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ ट्रिलियन डॉलर की है। तो हमारा पोजीशन कहाँ पर है, चाइना का पोजीशन कहाँ पर है और US का पोजीशन कहाँ है इन टर्म्स ऑफ GDP। कई सारे मानक होते हैं, ठीक है, पर पर्सन इनकम भी होती है, वो भी एक मानक होता है, कई सारे मानक होते हैं। हर मानकों के हिसाब से मैं आपको ये मोटा मोटा दे रहा हूँ। इसमें 2.48 की तो उसकी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी थी। इंपोर्ट जो था, एक्सपोर्ट यानी जो हम बाहर भेज रहे हैं सामान, अपने यहाँ से बनाया हमने, ठीक, और उसको बाहर भेजा। इंपोर्ट जो बाहर से हम सामान यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो इंपोर्ट है। उसने जो इंपोर्ट किया था वो 2.13 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा का वो अकेला इंपोर्ट करता है, भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक, तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमारा साइज़ छोटा है। कोई दिक्कत नहीं, साइज़ छोटा है, साइज़ बड़ा करना हमारा काम है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट इस साइज़ को इंक्रीज़ करना ये हमारा काम है, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। इसे आप लायबिलिटी की तरह से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब तक सर पे वजन नहीं होता ना तब तक आदमी काम नहीं करता। अब इसका एक्सपोर्ट होता कहाँ कहाँ है, USA में होता है, यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं उन सभी के अंदर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, हांगकांग में होता है, जापान में होता है, साउथ कोरिया में होता है, इंडिया में होता है। इंडिया में तो आप किसी भी शॉप पे चले जाओ खुद के दिल पे हाथ रखो और दिमाग से सोचो कि अगर आप किसी दुकान के अंदर घुस रहे हो तो आप ये एश्योरेंस दे सकते हो कि इसमें एक्सपोर्ट, मतलब अगर हम कुछ चीज़ों को हटा दें तो XYZ, कि इसमें चाइना का सामान नहीं रखा हुआ। बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ठीक, चाहे आप पार्ट्स में आ जाओ, किसी भी चीज़ में आ जाओ, आपको चाइना का इंटरफेयर मिलेगा। चाइना के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे खिलौना हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, चाइना का मटेरियल आप अपने देश में पा सकते हो। अब वो बहुत गंदी बात ये थी कि हम निर्भर हैं और चाइना को इस बात का बहुत घमंड है। हम और आप तो घर में बैठते हैं, ठीक, हमें पता नहीं होता। सपोज करो कि हमारा पड़ोसी आके हमसे बोले अपने घर की बात ले लो, छोड़ दो देश वेश सब छोड़ दो, कोई नहीं है, ओप्पो वीवो से लगा के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बिल्कुल इवन कुछ भी हो यार, XYZ ले लो, तुम ऑटो पार्ट्स में ले लो, किसी में भी ले लो, सब में चाइना घुसा पड़ा है। ठीक, एक फैमिली के तौर पे हम लेते हैं, हिंदुस्तान पूरी एक फैमिली है, मान लो हम घर में, ये पूरे घर हमारा, इस घर में 30-35 कमरे हैं जो हमारे स्टेट समझ लो, ठीक, 36 मान लो, 36 का आंकड़ा, अभी कुछ यूटी से और बढ़ गई, उन्हें भी जोड़ लो, तो स्टेट और यूटी मिला के 36 थे, कुछ और बढ़ गए हैं, उनको भी जोड़ लो, तो इतने सारे कमरे हैं, यानी ये सारे स्टेट हैं। हमारा पड़ोसी आकर हमसे बोलता है, आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो हेड हैं, उनको बोले या आप लोगों से बोले कि तुम्हारा जो घर चल रहा है ना, अगर मैंने अपने घर से पानी देना बंद कर दिया
या वो सामान देना बंद कर दिया ना, तुम्हारा घर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा इतराओ मत। ये बात सुनने में कितनी बुरी लगेगी, लगेगी ना। ये चाइना ने बोल चुका है इंडिया को बाकायदा, दूसरी लैंग्वेज में, ठीक, पॉलिटिकल लैंग्वेज में। यहाँ से जब चाइना शुरुआत में कुछ चीज़ों के ऊपर, बीच में साल 1.5 साल पहले की बात है मैं क्योंकि इन सारी चीज़ों में रहता हूँ पूरे दिन, तो चीन ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान ज़्यादा दखलंदाजी ना करे हमारे मैटरों में, क्योंकि अगर हमने चीन वालों से बोल दिया, मतलब चाइना के लोगों से बोल देते कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमारे देश की जनता इतनी देशभक्त है कि वो उस देश का कोई सामान छूती नहीं। और ये बात कब उठी थी? जब हिंदुस्तान से कई सारे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट जनरेट होने लगी थी कि चीन का बहिष्कार करो, चीन के सामान का बहिष्कार करो। मतलब सोचो, हम सामान बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो चाइना वहाँ से आके धमकी दे रहा है कि हिंदुस्तान के लोग इतने कैपेबल नहीं हैं। और ये बात मेरी मुँह की नहीं है, ये चाइना के बाकायदा ऑफिशियल्स ने कही हुई है। आप गूगल करोगे तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। चाइना के 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं बहुत बड़े, हालांकि हैं तो हमारे पास भी 7-8 हैं, ठीक, लेकिन चाइना के 2 एक्सचेंज हैं जो बहुत बड़े हैं। एक शंघाई एक्सचेंज है, एक शेंजन एक्सचेंज है। शंघाई और ये दोनों जो हैं दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजेस में से आते हैं, ठीक। इनकी जो खुद की जो सेपरेट जो डीलिंग है, शंघाई एक्सचेंज की डीलिंग है $4 ट्रिलियन की, और शेंजन की है $2.5 ट्रिलियन। यानी यहाँ पर भी दोनों इंडिया की जीडीपी से बड़े हैं। कमाल देखो। मेरा मोटिव कुछ नहीं है आज आपकी आंखें खोलने का है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको घुमा के लेके आ रहा हूँ चाइना। चलो चीन घूमने चलते हैं। यहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसका अपनी जीडीपी में टोटल 11.4% का योगदान है अपनी जीडीपी में। हमारे यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? खैर, दुनिया की 20 सबसे बड़ी जो कंपनीज़ है ना, उनमें चाइना की 8 कंपनीज़ इन्वेस्टेड हैं। ई कॉमर्स में मैं बता ही चुका हूँ आपको कि चाइना के पास में अलीबाबा है, जो दुनिया में ऐसा कोई सामान नहीं जो दुनिया को वो बेचता ना हो, और दुनिया के किसी एक आध देश में ना बेचता हो, ठीक। तो ये चाइना का एक छोटा सा है। अब जब कोविड-19 हुआ है, तो कोविड-19 की वजह से इसने पूरी दुनिया की 3% जीडीपी को अफेक्ट किया है, 3%। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ है? हालांकि ये डिफरेंशिएट करना एक नहायत ही गलत चीज़ होगी कि तुमको ज़्यादा असर पड़ा है, मुझको कम पड़ा है, या उस देश को फलाना पड़ा है। जाने सबकी बराबर है, ठीक है, और नुकसान सबका बराबर है। बस रुपयों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नुकसान होता है। आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी में अगर ब्रेक लग जाए तो उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ बात कंपनसेट करने की आती है, तो यहाँ से बीज पड़ जाते हैं 3rd वर्ल्ड वॉर के, जो आने वाले कुछ समय में आपको दिखाई देगा विद गारंटी। चाइना पर यूएस जो है वो सैंक्शन लगाने की तरफ चल रहा है। जो बंदे स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बोल दूँ थोड़ा सा कि संभल के रहना। अगले कुछ समय में बहुत ज़्यादा अपनी बिलोंगिंग्स मत ठोक देना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि लंका लगेगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जर्मनी का जो अखबार है ना, अकेले जर्मनी ने अपना एक आउटपुट निकाला है। एक अखबार करके आता है जर्मनी में, बिल्ड, उसने एक एस्टिमेट लगाया कि $160 मिलियन का अकेले जर्मनी को फटका लगा है। और जर्मनी चीन से इस पैसे का मुआवजा लेने की सोच रहा है। हालांकि इस चीज़ को एग्रेसिवली, यानी और ज़्यादा एग्रेशन के साथ में यूएसए सोच रहा है कि वो उससे वसूलेगा। अगर नहीं दिया पैसा तो ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हमारे आपस में मामले होते हैं तो हम लोग चले जाते हैं दीवानी, 2 लोगों के जो झगड़े होते हैं वो सुलझाने के लिए हम अपने यहाँ का लोकल कोर्ट लेते हैं। ऐसी 2 देशों के बीच के झगड़े सुलझाने के लिए अगर दोनों में से कोई नहीं सुन रहा है लेकिन उनको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते हैं। ये है हेग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीन को थोड़ी सी बढ़त मिल सकती है।
और वो चीन कैसे बढ़त मिलेगी कि WHO का आर्टिकल 75 है एक, ठीक है। उस आर्टिकल 75 के तहत आप इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ तभी मूव करेंगे जब आपको वो मुद्दा WHO के अंदर में उसके रेजोल्यूशन में नहीं समझ रहा हो, तब आप जाएंगे वहाँ पर। और चीन इस मुद्दे को अटकाए रखेगा वहाँ पर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जाने का जो प्लान है वो थोड़ा सा अगर हम तुरंत की स्थिति में देखें तो सूट नहीं बैठता। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी मज़ा जो है वो कम पड़ जाता है। साथ साथ एक और ख़बर है कि अमेरिका की एक फर्म है, लॉ फर्म है, इसने क्लास सेक्शन सूट दायर किया है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी इन बातों को ख़ास तौर पर सुने, हो सकता है यहाँ से करंट का आपका कोई क्वेश्चन जनरेट हो जाए। क्लास सेक्शन सूट क्या होता है कि इसमें एक आदमी केस नहीं करता है, एक देश केस नहीं करता, ये और बड़े लेवल पे चला जाता है। इसमें कई सारे ग्रुप्स यानी कई सारे लोग मिलकर एक साथ सूट दायर करते हैं। अब अमेरिका ने 14 देशों के तकरीबन 14,000 लोगों को साथ में लेकर, उनकी कंपनीज़ के मालिक को लेकर या जिनके घर में से मौतें हो गई हैं, ठीक, तो उनके परिवार वालों को लेकर ये अमेरिका की जो लॉ फर्म है वो तैयारी कर रही है, कमर कस रही है अपनी, चीन के खिलाफ एक सूट दायर करने का। या हम एक सूट दायर करते हैं क्लास सेक्शन, जिससे उसको कुछ सबक मिले। खैर, अकेला यही चीज़ काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है। US का जो ऑफिशियल अपना स्टैंड है वो क्या हो सकता है इसके ऊपर, और जो कि असली वजह बनेगा मेरी उन बातों का जो मैं कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 ज़्यादा दूर नहीं है। ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। ये वो कदम है जिनके चलते चलते, जो हम पूर्व में अगर देखें, इतिहास में देखें, तो हम पढ़ते ना कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो भविष्य में आपकी संतानें इनके जवाब लिखेंगी कि तृतीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे और कैसे कैसे तृतीय विश्व युद्ध का माहौल तैयार हुआ। वो आप तृतीय विश्व युद्ध से पहले देख लें। अमेरिका ने अपनी ट्रेड वॉर कुछ समय पहले चाइना के साथ शुरू की थी, कोविड-19 के फैलने से पहले। क्यों की थी? क्योंकि चाइना जो है वो बहुत एक एग्रेसिव कंट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मतलब चाइना हर किसी भी चीज़ के साथ समझौता नहीं कर सकता, ना ही किसी की जान के साथ, ना ही किसी के आत्मसम्मान के साथ, ना ही किसी की प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। अगर चाइना में ताकत है तो चाइना उस चीज़ को फौरी तौर पर लीगल, ऊपर से लीगल दिखाई दे, बस ऐसा लगना चाहिए कि वो ऊपर से चीज़ लीगल है, लेकिन अंदर से चाइना जितनी भी मक्कारियाँ दे सकता है उतनी मक्कारियाँ देकर वो अपना काम करेगा, और चाइना इसके लिए कुख्यात है। इसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण भी बता दूं। वियतनाम के साथ चाइना के जो संबंध हैं वो इस बात के द्योतक हैं। सेकंड, 2-3 दिन पहले ही अभी हमारी सिक्किम बॉर्डर पे ही सिपाहियों के साथ में तनातनी हो गई थी बिना किसी बात के। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, अभी कुछ दिनों पहले क्या, ये शाहीन बाग में अपना जो केस हुआ ना, जनवरी या दिसंबर के लमसम की बात है शायद, मेरे ख्याल से हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए थे, और बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग में चाइना के ख़िलाफ़। हांगकांग की क्या हिस्ट्री है, छोटा सा 2 लाइन में बता देता हूँ मैं आपको। हांगकांग ब्रिटेन के अंदर में था। ब्रिटेन 90s के दौरान इसको चाइना के सुपुर्द कर गया कुछ कंडीशंस के साथ में, ठीक। इसलिए वहाँ पर ड्यूअल सरकार चलती है एक तरीके से, यानी ब्रिटेन में आज़ादी, वो हांगकांग में आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, जो चाइना में नहीं है, ठीक। लेकिन ओवरऑल जो ऊपर के विदेशी जो मामले टाइप के होते हैं ना, उनमें चाइना का हस्तक्षेप रहता है। तो हांगकांग को चाहिए सोवरेनिटी, ठीक, और ब्रिटेन जो चाइना है वो उसको देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए कब्ज़ा, जैसे उसने तिब्बत पे किया, ठीक है। तिब्बत पे भी उसने कब्ज़ा कर रखा था, ऐसे ही वो हांगकांग को भी अपनी एक छोटी सी कॉलोनी के टाइप में सोच रहा है, क्योंकि हांगकांग का व्यापार वगैरह से काफ़ी अच्छा है। अब एक और यहाँ से मैं इकोनॉमी में घुसूँगा, दोबारा से फिर से एक डाइव मारूँगा। मैंने भी आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस बताया था कि उनकी एक्सपोर्ट इतने की है और इंपोर्ट इतने की है। तो जो एक्सपोर्ट है चीन हमेशा ज़्यादा करता है, US को इंपोर्ट करता है कम, और इन दोनों के बीच में जो गैप है ना,
वो गैप दरअसल बनती है हमारी जेब की सेविंग। आप कमाओ कम, खर्च ज़्यादा करो तो सेविंग नहीं होगी, लेकिन अगर खर्च कम कर रहे हो, कमा ज़्यादा रहे हो, तो फिर आपकी सेविंग होने की संभावना है। तो यही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का खेल है। और जो आपकी सेविंग होती है वो डॉलर्स में होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई एक मुद्रा है जो चलती है, सभी के बीच में सर्वमान्य है, तो वो अमेरिकन यूएस डॉलर है। ठीक, तो चाइना के पास में अच्छे खासे यूएस रिज़र्व हैं, यूएस डॉलर के रिज़र्व हैं। और ये यूएस डॉलर रिज़र्व जिस देश की जेब में जितने ज़्यादा होंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस देश की औकात उतनी ज़्यादा होगी और उस देश की मुद्रा यूएस के डॉलर के मुकाबले उतनी मजबूत होगी। तो ये जो हम अखबारों में पढ़ते हैं ना कि रुपए का भाव टूट गया, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, इसका संबंध कहीं और से नहीं है, इसका संबंध इसी से है। 10 पैसे मजबूत हो गया या 20 पैसे टूट गया, इस तरह की जो खबर आती है। अब ये होगा ऐसे सकता है, अगर हम इंडिया के टर्म्स में देखें तो हमें भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें एक अच्छे नेता का सपोर्ट करना है, ठीक, जिसका विजन इस मैटर में क्लियर हो। ठीक, यहाँ पर पॉलिसी पैरालिसिस का नहीं हो, क्योंकि चीन अगर आप देखो तो चीन ने अपने आसपास में हर जगह अपना मकड़जाल फैला रखा है। अब यहाँ से मैं आपको चीन का थोड़ा सा, आपने शायद हो सकता है सुन रखा हो, लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, वो इम्पैक्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, दो नाम है, उन दोनों को अपने इसमें दिमाग में रखिएगा। पहला है स्ट्रिंग ऑफ पल्स और दूसरा है सीपैक। स्ट्रिंग ऑफ पल्स जैसा कि उसका नाम है, मोतियों की माला, ठीक, और दूसरा है सीपैक। सीपैक के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो आप देख सकते हैं, लिंक दे रखा है वहाँ पर। वो ज़मीनी रास्ता है जहाँ से चीन पाकिस्तान में होते हुए पीओके के थ्रू हमारे होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुँच रहा है, अपनी प्रेजेंस बना रहा है। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो है वो समुद्री रास्ते से है। तो अगर आपको दुनिया का नक्शा थोड़ा सा याद हो तो चीन जो है वो हमारे उत्तर और पूर्व इन दोनों दिशाओं को लेता हुआ फिर आगे बढ़ता है, एक्सप्लोर करता है। और जब चीन वहाँ से एक समुद्री रास्ता इसको लाना पड़ता है। सीपैक इसीलिए बनाया उसने कि वो ज़मीनी रास्ते के थ्रू आ जाए। जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि अगर वो जब समुद्री रास्ते के थ्रू आता है तो उसको 48 घंटे लगते हैं। अच्छा, 48 घंटे लगते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं, 1 हफ़्ता लगता है, सॉरी, ज़मीनी रास्ते 48 घंटे लगते हैं, तो 1 हफ़्ता लगता है, चलो वो भी टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन बात है यहाँ पर सत्ता की, ये सत्ता कैसे हो। जब चीन घूम कर आता है ना पीछे की तरफ से, तो वो हिंदुस्तान के सामने से होकर निकल के जाता है, हिंद महासागर में से, हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच से। और जब वो बीच में से होता हुआ निकलता हुआ जाता है तो यहाँ पर काबिज़ है हमारी इंडियन नेवी, और ऊपर वाले की दया से इंडियन नेवी का इस पूरे इलाके में बहुत अच्छा हाथ सेट है। बीच में एक सकरा रास्ता पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर इंडिया का बहुत अच्छी पकड़ है। यानी आप ये समझो कि दुनिया, इसकी वैल्यू अगर मैं आपको समझाऊं तो दुनिया का 60% तेल जो है वो इसी रास्ते से होकर जाता है। अब दुनिया का 60% ऑयल इस रास्ते से होकर निकलता है। सपोज़ करो ये तो हमारी बलमनसाहत है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान यहाँ पर कोई टैक्स नहीं इनसे लेता, इतना पैसा भी खर्च करता है अपना वहाँ की सुरक्षा के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। अगर हिंदुस्तान चाहे, अगर हम चीन की तरह हो जाएं तो ठीक, जैसे कि हम होंगे नहीं, वैसे हम यहाँ पर बैरियर्स लगा सकते हैं और हर आने जाने वाले शिप से पैसे ले सकते हैं, और वो देश हमें पैसे देगा भी, क्योंकि या तो युद्ध लड़ो। चीन का तो ये है ना, चीन के जितना जाइंट साइज़ होता जा रहा है उतने ही बाकी के देश उसके लिए छोटे होते जा रहे हैं। तो चीन के दिमाग में ये घमंड है कि हम किसी को भी आराम से कूट सकते हैं, तो अपने लिए कोई छोटा मोटा युद्ध लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वहीं पर वो अपने आर्थिक हित जो है उनको भी बचाए रखना चाहता है। चालू बहुत है, इकाइयाँ बहुत है, याद रखना ये। तो हिंदुस्तान की जो पोजीशन है ना, उसको चीन चैलेंज करना चाहता है इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से। ये काम बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य हिंदुस्तान का कि इसके एवज में कोई कदम खास उठाया नहीं गया, मतलब इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं गई। स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो ये बस आई गई सी बात हो गई। सीपैक के बारे में भी कोई खास कदम नहीं उठाया गया था, मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से। और ये मेरे कहे पर मत जाइए, मैं बार बार यही कहता हूँ, इसको जाकर खुद चेक करिए तो आपको सच्चाई
मेरे कहने पर भरोसा करना मतलब एक अंधविश्वास टाइप का हो जाएगा, मत करिए। आप खुद इसकी सच्चाई चेक करिए, गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, आपको मिलेगा। हमारी सरकार ने दोनों ही मामलों में, जो समय की तत्कालीन सरकार थी यानी स्पेसिफिकली कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, कोई स्पेसिफिक कदम नहीं उठाया था। ये जो इलेक्शन 2014 में हुए थे, इसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई, इस मामले में मैं मतलब बहुत सारा थैंक करना चाहूँगा मोदी का, कि मोदी ने ये जो हम लोग कहते हैं ना अमूमन कि वो जा रहा है पिकनिक मनाने, तो खैर हमारी नज़र में तो हमें वो दिख रहा है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जिनकी नज़र में मामला नहीं है उनकी नज़र में नहीं दिख रहा उसे, तो कोई बात नहीं। खैर मोदी ने जाकर चाइना की ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो थ्योरी थी, जो उसका जो प्रोपेगेंडा था इंडिया के अगेंस्ट, इसको चैलेंज किया है बाकायदा और बखूबी बेहतरीन तरीके से चैलेंज किया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और चैलेंज कर सकता था इस तरीके से। आयरन कर्टेन नाम की एक पॉलिसी भी है। इस पॉलिसी को आप बहुत ज़्यादा सुनी नहीं होगी आपने, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में लाती ही नहीं है इस चीज़ को। ना तो मीडिया डिस्कस करती है, कोई अच्छा काम तो मीडिया डिस्कस करती ही नहीं है, ख़राब काम सारे करेगी खोल के। आयरन कर्टेन नाम की एक पॉलिसी है, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। इस पॉलिसी के ऊपर मोदी ने काम करना शुरू किया और आयरन कर्टेन पॉलिसी ऐसी है जिसका तोड़ चाइना के पास में नहीं है। मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझा सकता हूँ अगर आप चाहो तो, मतलब यहीं खड़े खड़े, कि क्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी थी चाइना की और क्या आयरन कर्टन की पॉलिसी है। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, बोल देना कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बता दीजिए क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ना, वो इकोनॉमिक साइड से चाइना को बहुत कवर करने वाली है, और आयरन कर्टन हम हिंदुस्तान के पक्ष में तो नहीं, लेकिन अपनी सार्वभौमिकता को बचाए रखने के लिए। चलो, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो दरअसल नक्शा, अगर हमको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप का याद है तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हम अपने ईस्ट से शुरू करते हैं, है ना। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से होते हुए, यानी हम बंगाल की खाड़ी की तरफ के से इलाका मान लो, बंगाल की खाड़ी की तरफ से नीचे उतर रहे हैं और हिंदुस्तान हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर की तरफ वाले डायरेक्शन में चलना है। हालांकि ये बंगाल की खाड़ी से भी पीछे से शुरू होता है। यहाँ पर चाइना जो है वो एक डेब्ट ट्रैप नाम की इसकी एक पॉलिसी है। मैंने पिछला वीडियो जो था वो मैंने डेब्ट ट्रैप के बारे में समझाया था ब्रीफली, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं वहाँ पर। डेब्ट ट्रैप इन शॉर्ट एक लाइन में समझा देता हूँ आपको वापस से, कि किसी को उधार देकर उसे अपने जूते के नीचे दबा देना और फिर उसके मुंह से आहा भी ना निकलने देना, क्या ना। मतलब जैसे अगर हमने उधार दे दिया, फिर हम उसकी मांग के उससे उधार कि वापस कर, नहीं कर रहा वापस, तो तेरे हम गाड़ी उठा ले जा रहे हैं, तेरी फलानी उठा ले जा रहे हैं। ये सेम काम डेब्ट ट्रैप का चाइना चलता है छोटे गरीब देशों के साथ में। और यही काम उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किए कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और जिनको पैसों की ज़रूरत है, और वो हमारे फ़ायदेमंद हैं। मतलब हमें उनसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेटजिकली अपने बेसिस बनाने में। अब दुनिया के सामने तो हम कह नहीं सकते ना कि भैया हम यहाँ पर अपनी मिलिट्री की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो दुनिया के सामने तो नहीं बोल सकते। तो दुनिया के सामने हम क्या बोलते हैं कि भैया हम कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर बेसिस तैयार कर रहे हैं। और एग्जैक्टली समझो जैसे अंग्रेज़ आए थे, सेम अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने आए थे नहीं आए थे, सबको पता है। व्यापार करते करते वो क्या कर बैठे, सर पे ही चढ़ बैठे हमारे। यही काम चाइना कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हम यहाँ पर अपना भैया कमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पर हम पोर्ट बना रहे हैं, यहाँ हम हवाई अड्डा बना रहे हैं। लेकिन उस हवाई अड्डे और उस पोर्ट को वो इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि उनके सारे वॉरशिप्स, पनडुब्बियाँ, वॉरशिप्स, नेवल शिप्स, ठीक, सब आकर खड़े हो सकते हैं। यानी उनको एक स्टेशन मिल सकता है कहीं कहीं पर जहाँ वॉरशिप आ सकता है। यानी सीधी सी बात है, अगर हवाई पट्टी नहीं भी है तो भी वॉरशिप पर आपकी हवाई पट्टी चल जाएगी, ठीक है। तो कमर्शियल बनाने के लिए उन्होंने कर लिया। अब सबसे पहला आता है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का अगर आप देखोगे तो ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में पड़ने वाली खाड़ी है, ठीक है। और सिंगापुर मलेशिया के बीच में ये जो स्ट्रेट है अपना मलक्का,
यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, हाँ दोगुना लगान, बिल्कुल सही, दोगुना लगान ले गए, ट्रेडिंग के लिए आए थे और क्या। यही काम चाइना कर रहा है, वो दोगुना लगान नहीं, वो लगान तो जितना लेगा उसने सोचा भी नहीं है। वो आपका सीधा मकान रख रहा है भाई, लगान की तो टेंशन ही नहीं ले रहा वो मकान रखने के फिराक में है। और कैसे रखने की फिराक में, विद एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। स्टेट ऑफ मलक्का में इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक, जो कहाँ पड़ता है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। इस पोजीशन को चाइना चैलेंज कर सकता है, ये काफ़ी टाइम पहले हमने बात की थी, लेकिन थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिक फॉर्म्स पे सिंगापुर और मलेशिया को हमेशा सपोर्ट किया है। और इस सपोर्ट के चलते मलक्का जो है वो हिंदुस्तान के साथ पूरी वफादारी निभा रहा है। तो यहाँ हमारे लिए एक संतोषजनक बात है कि स्टेट ऑफ मलक्का में हम थोड़े से सही पोजीशन में होने का दूसरा कारण ये भी है कि अंडमान और निकोबार से स्टेट ऑफ मलक्का कोई खास दूर नहीं है। खास दूर का मतलब ये नहीं कि अपनी 2-4-5 किलोमीटर की दूरी हो, मतलब ये है कि हम आराम से रीच कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। तो अंडमान निकोबार पे अब इंडिया ने और क्या कर दिया है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अंडमान निकोबार में इंडिया ने अपने 3 बेसेस बना लिए हैं। उन्होंने नेवी का भी बेस, नेवी का तो पहले से ऑलरेडी था ही खैर, लेकिन उन्होंने अब एयरफोर्स का भी बेस बना दिया अंडमान निकोबार में, साथ साथ में आर्मी का भी बेस बना दिया, यानी कर हर मैदान फतेह, ठीक, टेंशन रत्ती भर लेने की नहीं। जितने भी इलाके हैं आसपास के मलक्का के, वो इंडिया ने बहुत टाइटली सिक्योर कर लिए हैं उस रीजन में, और हर तरीके से, यानी पॉलिटिकल रूप से तो वो कर ही रहा है, पॉलिटिकल रूप से तो वो मलेशिया और सिंगापुर को सपोर्ट करता है टाइम टू टाइम, तो वो लोग नहीं हिल रहे, ठीक, लेकिन आर्मी के अगर उसके हम हिसाब से देखें तो वहाँ पर हमने अपनी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। दूसरा आता है यमन और जिबूती तो आपका साउथ उसमें पड़ता है, अफ्रीका में, ठीक, हम थोड़ा सा इस तरफ आ गए तो एक स्टेट ऑफ मांडवो पड़ती है, ठीक। ये स्टेट ऑफ मांडवो जो है, यहाँ पर जो है चाइना जो है वो अपना कमर्शियल नेवल बेस मिलिट्री का बिल्डअप कर रहा है। ये हमारे लिए ख़तरे की बात क्यों है, इससे भी बताता हूँ मैं। ये हमारे लिए ख़तरे की बात इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का जितना भी व्यापार जो हमारा मिडिल ईस्ट से होता है वो इसी रास्ते से होकर आता है। यानी जो पोजीशन हमारी यहाँ पर है ना हिंद महासागर में, वही पोजीशन ये समझ लो उस जगह पर है, तो वहाँ से दिक्कत हो सकती है हमें। तीसरा है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, ठीक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में। अभी बलूचिस्तान पे भी एक दिन हम लाइव करेंगे अपना प्रोग्राम, ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में भी आंखें खोलेंगे, और जिससे आप जब भी कोई खबर सुनो या ऐसा कुछ हो तो सारा काम देश का नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं होता है, कुछ एज अ सिटीज़न हमारी भी योगदान होना चाहिए। तो हम हर जगह खुलकर अपना योगदान दे पाएँ, और योगदान तब दे पाएंगे जब हम उसके बारे में अवेयर हो पाएंगे, और मेरा काम यहाँ पर अभी आपको अवेयर करना है हर चीज़ से। तो जो ग्वादर पोर्ट था, वो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की मदद से डेवलप किया था। हमने ईरान के साथ दोस्ती गांठ ली। ईरान हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, एक तरीके से देखा जाए तो हमारी उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी है, ठीक। और ईरान के साथ दोस्ती के चलते ईरान ने हमें अपना एक पोर्ट गिफ्ट किया है बाकायदा, कि भाई साहब ये रही जगह, जेरा प्लॉट, ये हमने तुम्हें गिफ्ट, तुम जैसा मना है वैसा काम करो, ठीक, हमें हेडेक नहीं लेनी। और पता है इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल, मात्र 70 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ईरान का चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर जहाँ पर का चीन जो है वो अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वहाँ से इंडिया का जो पोर्ट है जहाँ से इंडिया अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, वो मात्र 70 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल पैरेलल है एक तरीके से। तो यानी वहाँ से हमने उसको क्रॉस साइड मार दिया ग्वादर पोर्ट में। और एक दूसरी बात, ग्वादर पोर्ट का काम हमसे पहले शुरू हुआ था, चाबहार का काम बाद में शुरू हुआ है, और मैं अगर साफ बोलूं तो मोदी के आने के बाद शुरू हुआ है। चाबहार का काम कंप्लीट हो चुका है 100%, ठीक, लेकिन ग्वादर का काम अभी तक इनकम्प्लीट है। तो अगर एक सीन देखें हम बनाएं, तीसरा आता है इसमें म्यांमार यानी बर्मा, पुराना हमारा देश, ये भी अंडमान के पास में ही है। यहाँ का एक आइलैंड है कोको आइलैंड। इस कोको आइलैंड
ये भी आपके उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से। कोको आइलैंड, कोको आइलैंड एक वैसे बिज़नेस पोर्ट है एक तरीके से, यानी कमर्शियल पोर्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारा व्यापार होता है। म्यांमार के बारे में ख़ास बात मैं आपको और बताऊँगा। म्यांमार के साथ में इंडिया पूरा एक रोड बिल्डअप कर रहा है थाईलैंड तक का। मतलब हटाओ भैंस की आँख, हो गई हवाई जहाज़ की सवारी। उनने पूरा रोड बिल्डअप करने के पीछे लग गया, ना सिर्फ रोड बल्कि ट्रेन तक चलाने की इंडिया की अभी स्ट्रेटजी चल रही है कि हम यहाँ पर ट्रेन भी चलाएंगे। संबंध म्यांमार के साथ हमारे अच्छे हैं, पड़ोसी राष्ट्र है, पटाखे रखा हुआ हमने एकदम उसको झटके के साथ में, ठीक। बांग्लादेश है, पटाखे रखा हुआ हमने। चाइना ने म्यांमार और बांग्लादेश दोनों को ये टॉफ़ी दी थी। कौन सी टॉफ़ी? कि हम आपके पोर्ट विकसित कर देंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर देंगे, ठीक है, तो आप हमें थोड़ी सी आज़ादी दे दो आने के लिए। इंडिया की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के चलते ना तो म्यांमार और ना ही बांग्लादेश ने ऐसा किया। हालांकि चीन का काफ़ी दबाव रहा, काफ़ी लंबे समय तक दबाव रहा बांग्लादेश के ऊपर। और ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो यदा कदा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, यदा कदा बांग्लादेशी आदमी चाइनीज़ लोगों को गरियाता हुआ मिल जाएगा। जो मतलब दिमाग से चैतन्य किस्म का इंसान है वो चाइना को गरियाता हुआ मिल जाएगा। तो एक नैसर्गिक दुश्मनी होती है, देशों के बीच में दुश्मनी होने से कुछ नहीं होगा। देशों के लोग भी अगर अपने देश का साइड पक्ष पूरी तरीके से लेना सीखें तो वो कुछ इफेक्टिव है, वरना बेकार है। आप एज अ होल एक सिंगल आइडेंटिटी बनकर चलो, वो ही राष्ट्र मजबूत होते हैं। जैसे कि चीन इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ के लोग चीन की पॉलिसी के साथ चलते हैं, चीन की पॉलिसी में आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जबकि वो एक साम्यवादी देश है। उसके बावजूद लोकतंत्र का वहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है चीन को। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ अभी आपको। अभी हालांकि मैं इसको आगे डिस्क्राइब करूँगा, चलो उसको आगे ही रखता हूँ मैं, नहीं फिर यहाँ मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बांग्लादेश में चिटगांव जो पोर्ट है वो, और मलेशिया इसका म्यांमार का जो आपका कोको आइलैंड है, इन दोनों को कर दिया। अब आती है इंडिया का जवाब क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बदले में। मैंने अभी आपको बताया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बदले में इंडिया ने आयरन कर्टेन नाम की पॉलिसी दी है, ठीक। अब इस आयरन कर्टेन की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में क्या है कि इनका जो प्लान है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ग्वादर पोर्ट पर जो उन्होंने अपना बनाया है, ग्वादर के जस्ट बगल से चाबार का काम पूरा हो चुका है ईरान में। अफ़गानिस्तान से दोस्ती है। देखो मोदी जी कैसे कैसे घूम घूम के घेर रहे हैं। और मेरा बात मतलब मैं इस बात के लिए डाई हार्ड फैन हूँ, जो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद से मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता है इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी और में थी, किसी और नेता में थी, और या आगे होगी। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का काम बहुत सालों से चल रहा है, सीपैक का काम बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। अब आयरन कर्टेन का जो काम है, आयरन कर्टेन में इन्होंने अफ़गानिस्तान से दोस्ती गाठी, और अफ़गानिस्तान से दोस्ती अगर गाठी है आपने तो कुछ जो भूली बिसरी यादें हैं न्यूज़ चैनल की आपके अगर दिमाग में हो तो मैं आपको रिकनेक्ट करा देता हूँ। एक तो अफ़गानिस्तान का संसद, पूरा संसद भवन बना के अभी हिंदुस्तान ने दिया है, पिछले ही साल दिया शायद मेरे ख्याल से। उसकी ओपनिंग सेरेमनी में गए थे और बाकायदा अफ़गानिस्तान ने अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हुए अपने संसद के भवन का एक पूरा ब्लॉक जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल ब्लॉक करके रखा है। तो ये आपके लिए और हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पर हम कॉलेजेस बिल्डअप कर रहे हैं, कहाँ पर? अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक। कई सारी IT फर्म्स जो हैं वहाँ पर जा रही हैं सेवाएं देने के लिए या उनको ट्रेन कर रही हैं। तीसरा, अफ़गानिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ की फ़ौज के जो अधिकारी हैं, उनको अपने यहाँ IMA में ट्रेनिंग दी जाती है, पता है आपको? अफ़गानिस्तान के अधिकारियों को अपने यहाँ IMA देहरादून में ट्रेनिंग दी जाती है जब वो कमीशन होते हैं जाके वहाँ पर। और अकेला सिर्फ ऐसा अफ़गानिस्तान नहीं है, तकरीबन 17 से 18 देश हैं जिनको हमारा देश ट्रेन करता है आर्मी, मतलब उसमें ऑफिसर्स के लाइन में।
और वो सारे मित्र राष्ट्र हैं। ठीक है। तीसरा, जितने भी हमारे पुराने हथियार हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे लिए नया है, अफगानिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड दिया है, होम ग्राउंड इज़ इन देहरादून। अच्छा, ये मेरे लिए नया है, ये मुझे खबर नहीं थी। चलिए, जानकारी में एक और बढ़ोतरी हो गई। हमारे जो लौटते फिर से जितने भी हमारे फाइटर प्लेन्स थे, जो जिन्हें हम हटाने की सोच रहे थे, या हेलीकॉप्टर्स थे जिन्हें हम हटाने की सोच रहे थे कि अब ये पुराने हो गए, अब उस स्टैंडर्ड पे मैच नहीं करते हैं। यानी हर एक देश की आर्मी का एक स्टैंडर्ड होता है कि वो इन स्टैंडर्ड के हथियारों को रखेगी, इन स्टैंडर्ड से जैसे ही नीचे हथियार उतरेगा उनको वो हटा देगी। ठीक। इसमें MiG-21 एक एक्सेप्शन, पता नहीं कैसे है यार, वो ससुरा अभी भी कमीशन में है लेकिन फिर भी गिर जाता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। जो सच है वो सच है और लेके चलना चाहिए अपने को। अगर हम खूबियाँ गिन रहे हैं तो खामियाँ भी हमें ही गिननी पड़ेंगी, कोई पड़ोसी तो गिनेगा नहीं। तो मिग जो इसका जो जितने भी बाकी अपने हथियार हैं, जो पुराने हेलीकॉप्टर्स हो गए, या पुराने बॉम्ब हो गए, या कुछ मिसाइल्स ऐसी हो गई, ये हम अफ़गानिस्तान को बकायदा गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक। और अफ़गानिस्तान पठानों का देश, पठान बात के पक्के और हमेशा मानने वाले हैं। ठीक। तो हम वहाँ पर एक सेफ साइड में हैं, इसके एवज में हमें अफ़गानिस्तान हमेशा रिगार्ड देता है। ठीक। और अभी भी आपने देखा, वो पठान भाई करके काफ़ी फेमस हुए थे, जिनके वीडियोस काफ़ी वायरल हो गए थे। तो आप उस एक बंदे से समझ जाओ कि वो एक बंदा अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो बता रहा है, तो अफ़गानिस्तान के लोगों का इंडिया के लोगों के लिए क्या रहता है दिमाग में, वो आपको उस बंदे के थ्रू भी मालूम पड़ सकता है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, कभी उसका कोई एक ऐसा वीडियो कर दिखे आपको तो देखिएगा ज़रूर। अगेंस्ट पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हमें बहुत सपोर्ट करता है। स्ट्रेटजिकली मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान डिपेंडेंट है पानी के लिए दो देशों पर, एक इंडिया, दूसरा अफ़गानिस्तान। ठीक। इंडिया से तो हम उसकी हिसाब किताब बना ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि अफ़गानिस्तान की नदियों पर भी डैम बनाने का काम हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात पाकिस्तान के लिए ये है कि इंडिया के साथ तो उसकी ट्रीटी हैं, सतलुज वाटर ट्रीटी है इसकी, कुछ ट्रीटीज़ हैं जिस पे ये थोड़ा बहुत उछाल ले सकता है, थोड़ा रो सकता है, छाती पीट सकता है अपनी, कि भाई कैसे करके ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए मामला, कि भैया हमारे संग बड़ी जाती हो रही है, हम पीने को पानी को प्यासे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अफ़गानिस्तान के साथ इसकी कोई ट्रीटी नहीं है। तो यानी अफ़गानिस्तान अगर अपने नदियों पर वो डैम बना भी लेता है तो ये उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज़। दूसरा, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ में दोस्ती की जो गांठ है ना, वो बहुत मजबूती से बन चुकी है। तो पाकिस्तान इस मैटर में सोच भी नहीं सकता कि मैं अफ़गानिस्तान को टच करूं लड़ाई के थ्रू या वॉरफेयर के थ्रू। जो छोटा मोटा ये चूहे वाली जो एक्टिविटी करते हैं, ये आतंकवादियों वाली, ये तो कर सकते हैं और उसको डील करने में अफ़गानिस्तान केपेबल है। तो इसलिए हमें वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन युद्ध जैसी परिस्थिति लाने की पाकिस्तान कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि वहाँ के पठान ही बहुत हैं पहली बात तो, मतलब इंडिया को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ के जो पठान ऑफिशियल्स हैं वो उतना मारेंगे नहीं, गिला के बेल्टेंगे, सही कर देंगे, नानी तक याद दिला देंगे। तो एक हमने घेर लिया ईरान से घेरा, एक हमने घेरा अफ़गानिस्तान से। चाइना के ऊपर अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको मिलेगा मंगोलिया, मलेशिया नाम आ गया। मंगोलिया में भी इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट जा रहा है, और ऊपर देखेंगे तो रशिया बैठा हुआ है। और वर्ल्ड मैप की अगर पोजीशन में आप देखेंगे तो रशिया और हिंदुस्तान के संबंध आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे हैं। ठीक। जबकि रशिया एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है, चाइना भी कम्युनिस्ट देश है, हम एक डेमोक्रेटिक देश है, और डेमोक्रेसी के साथ हमें चाइना की थोड़ी सी पुरानी उंगली टेढ़ी रहती है, नज़रें टेढ़ी रहती हैं डेमोक्रेसी के नाम से। उसने खुद अपने यहाँ नहीं पनपने दी। शुरुआती समय पे चाइना में डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ तेज हुई थी। दो लीडर थे, एक यांग कज़ान करके थे और एक सन्यास सेन थे। सन्यास सेन जो थे वो थोड़ा सा उनका पुट था डेमोक्रेसी के फेवर में, हालांकि वो भी सीधे अपलिफ्टमेंट चाहते थे
और मेजर ऑन पॉलिसी में बाद में वो भी कम्युनिज्म की तरफ आ गए थे, ठीक। तो वो चल नहीं पाए थे, इलेक्शंस हार गए थे वो सन 80 शुरुआत में। और चाइना का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है मतलब मॉडर्न चाइना को बिल्डअप करने में, तो उसमें कुछ गिने चुने 3 नाम हैं, माओ सेतुंग, डेन जिंगपिंग और सन यात सेन। ये 3 लोग हैं जिन्होंने चाइना की काया पलट करके रखी। और इन 3 लोगों की टाइम बीइंग जो लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप था और इनके देश की जनता का जो उस लीडरशिप में भरोसा था, उस भरोसे के चलते चीन आज जिस स्टेज पर बैठा हुआ है, मिलिट्री के तौर पर हो या फिर इकोनॉमी के तौर पर हो, वो उस स्ट्रॉन्ग फेथ के चलते बैठा हुआ है। तीसरा आता है आपका ओमान। ओमान के साथ में आपने एक समझौता कर लिया, मोदी एक समझौता कर चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर कभी कोई युद्ध होगा, ठीक, तो 2006 में हालांकि एक समझौता था हमारा, पहले 2006 में भी एक समझौता था जिसमें वो फ़ौजी मदद देगा हमें, लेकिन अब हमें ऐसी कोई ख़ास फ़ौजी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अभी नए समझौते के हुए चलते ओमान आपके जो नेवल शिप्स हैं, उन नेवल शिप्स को अपने यहाँ पर अपने पोर्ट्स पर स्टॉपेज देगा, खड़ा करने की आपको पूरी इजाज़त है। तो अभी ओमान में चीन भी था, चीन पहुँचा था खाड़ी में, मांडुबू में। अब यहाँ पहुँच गए बगल से जस्ट इंडिया। तो आओ लड़ो बेटा बगल बगल में। अब तुम दूसरे घर में 2 नए लोग आके कुश्ती करने लगे, सपोज़ करो, तो वो दोनों को मार के भगाएगा, है कि नहीं। मतलब आप पड़ोसी घर में जाओ और आपका एक मित्र आया आपके पड़ोसी घर में ही आपसे लड़ना शुरू कर दे, तो क्या स्थिति होगी। वो दोनों से सबसे पहले क्या करेगा, ऐसा दोनों बाहर निकलो, पहले बाहर जाके बात करो जाके, या मेरे घर में उधम मत मचाओ। तो दूसरे घर तो आप लड़ नहीं सकते, लेकिन दूसरे घर से आप एक दूसरे की कार जरूर कर सकते हो। ओमान के बाद आता है आपका मालदीव। मालदीव कहाँ पर है, हिंदुस्तान के जस्ट नीचे उतरो आप, श्रीलंका के साइड में देखोगे तो छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, ठीक, अंडमान निकोबार का जस्ट ऑपोजिट साइड, दूसरी तरफ बिल्कुल। तो मालदीव के बहुत छोटे से वो हैं। मालदीव में आज से 2-3 साल पहले चीन के सपोर्ट वाली एक सरकार थी जो चाइना को सपोर्ट करती थी, और चीन ने बाकायदा मालदीव में एक समझौता तक करने को तैयार हो गए थे। बस आप ये समझ लो कि वहाँ एकदम फिल्मी जैसा हिसाब किताब चला। समझौता होने से कुछ दिन पहले ही, यानी जब ये तय हो गया कि अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब समझौता कुछ अगले दिनों में हो जाएगा, तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ठीक है, और ख़ासकर उसमें रॉ जो नाम सुनाई देता है, ऐसा सुनने में आया, कुछ इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ना मैं पुष्टि कर रहा हूँ ना मेरे पास ऐसा कोई सोर्स है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से कि रॉ का वहाँ पर कोई हाथ था। लेकिन जो भी हो, लकीली चाइना की वो मालदीव की जो सरकार थी, जो प्रो चाइनीज़ थी, वो चेंज हो गई, उसका तख्ता पलट हो गया। और उसका तख्ता पलट होने के बाद में जो नई सरकार बनी वो इंडिया सपोर्टिव है कम्प्लीटली। और क्यों ना हो इंडिया सपोर्टिव, अगर आप अखबारों की हेडिंग्स को कभी कभी ध्यान में देते हो तो कुछ महीनों पहले, मैं कहूँगा तकरीबन साल भर के पहले के आसपास, मालदीव में पानी का संकट खड़ा हो गया था, एकदम से पानी पीने का पानी ख़त्म हो गया था। तो सुषमा स्वराज ने बाकायदा पानी की टैंकर्स भरवा के, फ्रेश वाटर के टैंकर भरवा के मालदीव भिजवाए थे, मतलब कंटिन्यूशन में उसमें रेल लगवा दी थी उसने पीने के पानी के लिए। तो कभी कभी जैसे कोई डिज़ास्टर हो गया तो यहाँ से हवाई जहाज़ बढ़ता है सीधा, दवाइयाँ उसमें पैक होती हैं, सीधा मालदीव उतर जाता है, यानी बिना उनकी डिमांड के। हमने देखा साथी परेशान है, ये स्पेशली इसका सारा श्रेय जाना चाहिए सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज की बड़ी कड़ी नज़र रहती थी आसपास के इलाकों में, कहीं कोई परेशान तो नहीं है। मतलब यार वो एक लेडी ऐसी थी, मतलब दिल से सल्यूट उसको। उसने खुद के देश के बच्चों का ख्याल तो जो बाहर फंसे हुए थे उनका तो रखा ही जैसे एक माँ रखती है, उनने आसपास के जो पड़ोसी छोटे देश थे उनका भी ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखा, और इसके लिए दुनिया और देश हमेशा उन्हें याद करेगा। मालदीव के बाद आता है मॉरिशस, ठीक। मॉरिशस से भी इंडिया का एक करार हो चुका है कि रेस्क्यू मिशंस के लिए और या इंटेलिजेंस पर्पस के लिए रडार रखने की अनुमति एक पोर्ट पर मॉरिशस के अंदर
इंडिया को मिल गई है। तो चाइना की जो भी हरकतें हैं सुदूर क्षेत्र में, वो हम उनको वहाँ से तरीके से वॉच कर सकते हैं। अब बात आती है जस्ट अपने सेंटर में नीचे श्रीलंका की तरफ। तो श्रीलंका में मैंने आपको बताया कि श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट था, आपने पिछली वीडियो में बताया था, वो चीन ने कैसे अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाया था। भारी इंटरेस्ट की दरों पर चीन को उन्होंने पहले कर्ज़ा दिया, और कर्ज़ा भी कैसा दिया, मैंने एग्जांपल दिया था कि आप मकान बनवाने जा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, सामने से एक एजेंट आता है, कहता सर लोन ले लो और हम आपका मकान बनवा देंगे। लेकिन उस लोन में कुछ शर्तें थी कि मकान बनवाने के लिए जो पैसा लोन दे रहा है, यानी मैंने आपको अगर लोन दिया तो मैं आपको लोन तो दे रहा हूँ मकान बनवाने के लिए, मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, ठीक, लेकिन एक मेरी शर्त है, आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक एम दिखाई दे रहा है कि आपको मकान चाहिए बना हुआ, ठीक, लेकिन उसमें मेरी शर्त क्या थी, जो लेबर आएगी वो भी मेरी आएगी, जो रॉ मटेरियल लगेगा वो मेरा लगेगा। तो एक तरीके से पैसा घूम फिर कर सफल कर लिया मैंने अपने पास में ही। लेबर मेरी आई तो वो पैसा लौट के वापस चाइना में चला गया, रॉ मटेरियल जो भी आया वो वापस लौट के चाइना में चला गया। श्रीलंका के हाथ क्या लगा, बाबा जी का टुल्लू, यानी वहाँ पर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक आइटम बन के तैयार हो गया, यानी पोर्ट बन के तैयार हो गया। अब तुम फंसे चक्कर में, कमाल की इनकी अकलमंदी देखो। अब वैसे नहीं कब्जा कर सकते थे तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रख दिए थे। श्रीलंका की कैपेसिटी थी नहीं उस इंटरेस्ट रेट को चुका पाने की। तो चीन ने एक ऑफ़र किया, बोला ठीक है, ये चीन का डेब्ट ट्रैप है जो एग्जैक्टली इस वाले एग्जांपल से सेट होता है। बोला ठीक है, आप पैसे नहीं दे पाओगे तो दूसरा काम करते हैं, आप ये पूरा आइलैंड हमें 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दो, 99 साल बाद इसको ले लेना, जो है वो आपको लौट आएगा। तो हम्बनटोटा आइलैंड पर पूरा चीन का वर्चस्व हो गया, और इसके होने के बाद में हमारी जस्ट नाक की सीध में नीचे चीन बैठा हुआ है, यानी वो बिल्कुल बगल में आकर सेट हो गया, सिर्फ बेवकूफ़ी की वजह से। किसकी, हमारी कैसे, जब हम्बनटोटा आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए श्रीलंका कोटेशन दे रहा था, उसने इंडिया को भी खटकाया था, और इंडिया ने उस समय उस चीज़ पर कोई रत्ती भर भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो ध्यान देते, अब उस समय इशूज़ जो भी रहे हों XYZ, इंटरेस्ट नहीं था या दिमाग में नहीं था, पता नहीं किस चीज़ में बिजी थे, जो इतना स्ट्रेटजिकल पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया, मिस कर दिया, जस्ट आपके बगल में आके बैठ गया चीन। लेकिन इसको कोप अप किया है किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने, और कैसे कोप अप किया है कि इन्होंने श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे किए हैं, वहाँ पर भी सरकार बदली है, यहाँ पर भी सरकार बदली है, तो उन्होंने रिश्ते अच्छे किए, और रिश्ते अच्छे करने के बाद में एक एयरपोर्ट की जगह जो है वो भारत को दे दिए कि आप एक एयरपोर्ट विकसित करो। और जहाँ चीन 10% पे दे रही है ना लोन, इंडिया भी यही काम कर रहा है। अब मैं आपको कमाल की बताता हूँ, इंडिया कुछ अलग नहीं कर रहा, इंडिया चीन के साथ में खेल रहा है, जबकि इकोनॉमी में डिफरेंस मैंने आपको बताया कितना है, चीन की $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया की मात्र 2 पॉइंट समथिंग कुछ, डिफरेंस इतना बड़ा है। लेकिन अब हम हो गए एक नंबर के काइयाँ। हम क्या देख रहे हैं, हम दुनिया भर में अब हर वो जगह देख रहे हैं कि जहाँ पर चीन पैसा फेंकने का काम कर रहा है, और सो कॉल्ड वो अपने फॉर्मूले में ही चलेगा डेब्ट ट्रैप के, हम भी वहाँ पर पैसा फेंक रहे हैं, लेकिन हम मच लोअर कॉस्ट पे और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये दो चीज़ें साथ में जोड़ के दे रहे हैं। यानी चीन जहाँ 10% ले रहा है ना, वहाँ मात्र 1% ब्याज ले रहे हैं। अब 1% ब्याज पर लोन चुकाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, हर देश को रिलैक्स भी रहता है, वो आपका आभार भी मानेगा कि आपने इस मुश्किल समय में उसकी मदद भी की और उसका फ़ायदा भी नहीं उठाया। तो जब फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आपको वहाँ से सीधी सी बात है, इन रिस्पॉन्ड कुछ पॉजिटिव रिटर्न तो मिलेगा। तो इंडिया इस समय ये पॉलिसी बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है। श्रीलंका भी हो गया, यही हाल बांग्लादेश, म्यांमार और बाकी सब जगह का भी है। कहीं ना कहीं इन सब जगहों को भी हमने किया है, अपने उसमें लिया है। ठीक, चलो ये सारी चीज़ें भी हो गई। अब चाइना की देखते हैं दिक्कत। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, और वो टॉपिक था मच अवेटेड वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो। ये मैंने अभी तक आपको इसलिए बताया कि ये बैकग्राउंड जानना ज़रूरी था। आई होप बोर नहीं हुए होगे इतने टाइम में, क्योंकि जब तक आप चाइना का बेस नहीं समझोगे, इंडिया पर उसकी पोजीशन नहीं समझोगे,
तब तक आपके कुछ सवाल जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे दिमाग में, और कन्फ्यूजन की स्टेट से में होने से बेहतर है कि उस स्टेट में ही ना हो, या तो ज्ञान ही ना हो और या फिर कन्फ्यूजन ना हो। तो कन्फ्यूजन ना होने देना, ये थोड़ा सा मेरा लक्ष्य रहता है। बात आती है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, सिवाय अभिषेक शर्मा नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई अगर नहीं हुए तो। अब बात आ रही है कि दुनिया रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, पूरा वर्ल्ड को चीज़ को कैसे देख रहा है। अब हम जब दोनों चीज़ें समझ चुके हैं तो अब यहाँ पर हम फ्रेश तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि आखिरकार दुनिया पूरी चीज़ को कैसे देख रहा है। और इस पर कुछ जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणी भी हैं, जो भी मैं आपको बता दूं कि 2020 के उत्तरार्ध, मतलब 20 की शुरुआत तो हो चुकी है, हम तकरीबन मिड में बैठे हैं आके, ठीक है। और यहाँ से टाइम तकरीबन स्टार्ट हो गया है, और कहने को पूरा डिकेड है, यानी पूरे 10 साल का टाइम पीरियड है। और अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई किया जाए तो 2022 से पहले वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं 90% बन रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3, अच्छा कुछ भाई तो फिर धन्यवाद, कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है आपका हो जाएगा। ये एक प्रोफेसी के थ्रू है, और जो प्रोफेसी हमारे गुरु हैं श्री देवेश पाठक जी, उन्होंने की है। और आप अगर चाहें तो ये प्रोफेसी उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो अल्टीमेट ज्योतिष गुरु के नाम से है। यस रोहित, वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल एकदम ठीक। तो उन्होंने काफ़ी सारी प्रोफेसी की हैं और वो बहुत सटीक हैं, ठीक। तो उनमें से कई सारी बिल्कुल एकदम सही भी हो चुकी हैं, और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी ऐसा ही हमारा मानना है कि ये भी बिल्कुल सटीक बैठेगी जाके। तो आप जो अगर जानना चाहते हो और प्रोफेसीज़, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके उनकी बाकी की प्रोफेसीज़ को देख सकते हैं बाकायदा। तो मैंने ये उनकी जो प्रोफेसीज़ हैं उनको लिंकअप करते हुए इस समय वर्ल्ड के सिनेरियोज क्या बन रहे हैं, ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो मैंने अभी आपके सामने रखी है। अब हो क्या रहा है, अब आते हैं मुद्दे पे अपने कि आखिरकार ट्रंप कैसे लेकर चलेगा। ट्रंप के यहाँ पर इस समय मौत पता है आपको कितनी हो चुकी है? 70,000 आदमी ऊपर जा चुका है। तकरीबन 2 लाख के आसपास आदमी इन्फेक्टेड है। अब 2 लाख के आसपास इन्फेक्टेड है तो आप मान लो कि उनमें से कम 50,000 की संभावना तो है कि वो ऊपर चले जाएंगे। अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है, चाहे आप मूवीज़ के थ्रू देख लो या रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू देख लो, अमेरिका अपने एक आदमी को बचाने के लिए अपनी पूरी ट्रुप भेज देता है। यानी सीरिया में, इराक में कई बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का एक आदमी एम्बुश में फंसा है आतंकवादियों के बीच में से। उस अकेले आदमी को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी बटालियन भेज दी है। उस एक आदमी को बचाने के लिए 50 आदमी जान दांव पे लगे कोई बात नहीं, लेकिन वो उस बंदे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो, हाँ सॉरी 12 लाख के आसपास होंगे बिल्कुल। तो उस आदमी को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा देश मुझे छोड़ के भाग गया, ठीक। वो अपनी पूरी ट्रुप भेज देते हैं। अब ऐसे में आप सोचो 70,000 से ऊपर मौतें हो गई सिर्फ एक चाइनीज़ वायरस की वजह से, जिसको वो शुरुआत से कोट कर रहा है चाइनीज़ वायरस के रूप में। तो वो उसका गुस्सा क्या होगा इस समय, और ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ भी है, ठीक है, नाजायज़ गुस्सा तो है नहीं। इसी में जो मैं बीच में खबर कर रहा था कि चलो आगे लूँगा, उस चीज़ को भी जोड़ लेता हूँ। दुनिया में एक संगठन बना था 1941 में, 1941 में। 1941 के उस संगठन का नाम था 5 आईज़, यानी 5 आँखें, ठीक है। अब वो जो 5 आँखें थीं, वो कौन कौन सी 5 आँखें हैं? वो दरअसल 5 देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट, ठीक। इन 5 देशों की मिलके ये क्या है, एक्चुअली इंटेलिजेंस एक ग्रुप है, ठीक। ये पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक। फिर उसके हिसाब से अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। फिर कैसे उसको डिप्लोमेटिकली यूज़ करना चाहिए उसको भी देखते हैं। इन 5 आइस के ग्रुप में अभी एक महाराज उछले थे, और वो उछलने वाला देश था ऑस्ट्रेलिया। और इन जनाब ने उछल के क्या बोला, चाइना को बोला सीधे कि सुनो चाइना, बकैती हो गई बहुत, अब एक काम करो, हम जरा भेज रहे हैं अपने डिटेक्टिव, और इनको करने दो वुहान की छानाबीनी। तो चीन का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब आया था, बोला ऐसा लपड़ देंगे गाल पे
कि यहाँ से सुन, यहाँ पड़ेगा और सुनना बंद यहाँ से होगा तुम्हारा। अब ये सुन के ऑस्ट्रेलिया का मुंह बंद हो गया। क्यों हो गया? उसके पीछे कारण है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल इकोनॉमी का 1/3 वो एक्सपोर्ट से आता है, जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, और चीन उसमें सबसे बड़ा पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का। सर आप कानपुर से? नहीं भाई, मैं कानपुर से नहीं हूँ। मैं हूँ तो बेसिकली आगरा से, लेकिन तुम्हारे कानपुर के पास का रहने वाला हूँ। बहुत जगह रहा हूँ, तो मेरे पास हर जगह का डायलेक्ट है। ठीक है, कानपुर की लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो उन्होंने जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया। अब उसके पीछे रीज़न क्या था? चीन के ऑफिशियल्स का जवाब था बाकायदा। मतलब चीन में जिंगपिंग नहीं बोलते स्ट्रेट अवे कुछ, क्योंकि बड़ा आदमी अगर किसी छोटे आदमी के लिए बोले तो बड़े आदमी की इज्जत कम होती है, छोटे आदमी की तो इज्जत बढ़ जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, थोड़ा सा विवादित है बोल दूँ मैं, हमारा केजरीवाल लाख मोदी जी के पीछे घूमता है। मोदी जी तुम साइकोपैथ हो, तुम फलाने हो, तुम धमाके हो, लेकिन आज तक कभी एक बार भी देखा मोदी ने पलट के केजरीवाल को जवाब दिया हो? कतई नहीं। तो इज्जत किसी कम हुई? मोदी की, केजरीवाल की। ऑब्वियसली समझदार आदमियों के लिए समझदार इशारा काफ़ी होता है कि तुम खूब चिल्लाते रहो, तुम्हारी बातों का जवाब ही नहीं देता, चिल्लाते रहो अकेले में। तो चलो थोड़ा सा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बवाल हो जाए। तो उन्होंने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया, जब ये जवाब मिला ऑस्ट्रेलिया को, तो सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया एक सदस्य है उन 5 देशों का जिनका एक पूरा ग्रुप है। और जब कोई एक ग्रुप होता है ना, हमारी दोस्ती यारी में भी होती है कि अगर कोई ग्रुप है हमारा और हमारे ग्रुप में किसी एक बंदे पर अगर कोई समस्या आई है तो फिर वो उस एक बंदे पे नहीं आती है, फिर हम उसको 5 डील करते हैं या 4 डील करेंगे, जितना भी ग्रुप है उसको वो प्रॉपर वे में डील करेंगे। ये नहीं कि तेरे ऊपर समस्या आई है, तू जान, तुम्हारा काम जाना। ये तमाचा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे नहीं है, एक तरीके से यह तमाचा इन 5 के ऊपर है। कनाडा के ऊपर भी है, यूके के ऊपर भी है, यूएसए के ऊपर भी है, ठीक है, इन सब के ऊपर में, फ्रांस के ऊपर भी है। तो भाई अब हो तो हो क्या, करें तो करें क्या और कहें तो कहें क्या? वाह मोदी जी वाह, है ना, मीम आ जाएगी इधर बीच में, ऐड आ जाता है। चलो, तो इन्होंने अब क्या किया, 2 एक्शंस ये लेने की सोच रहे हैं। जो यूएसए के हायर ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली जो हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटीज़ को वहाँ पर जो मैनेज करते हैं, वो 2 तरफ सोच रहे हैं कि या तो मिलिट्री एक्शन लिया जाए, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, और अगर मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहे तो फिर हम कुछ इकोनॉमिक स्टेप्स चाइना के अगेंस्ट लेते हैं। और अगर मैं आपको पार्शली बोलूँ तो कहना गलत नहीं होगा, तृतीय विश्व युद्ध में हम इस समय खड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर मैं रिपोर्ट्स को आधार बना के देखूँ तो शुरू हो चुका है, ठीक। और इस वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हो चुका है? क्योंकि इस बार वर्ल्ड वॉर के फेसेस अलग तरीके से होंगे, अलग तरीके से लड़ी जाएगी। वो ये कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, लेकिन इसका स्वरूप फुली फोकस्ड नहीं होगा कन्वेंशनल वॉर पे, ये डेफिनेट है। मिलिट्री एक्शंस भी हो सकते हैं, तो वो कन्वेंशनल वॉर के उसमें डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन आप ये कहो कि फुली फोकस्ड अकेली कन्वेंशनल वॉर पर रहे, सिर्फ लड़ाई झगड़े पर रहे, तो ये इस बार नहीं होने का है। इस बार सीन कुछ अलग ही होगा। और कन्वेंशनल वॉर में ऐसा बहुत कुछ होगा जिसमें आप घर बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए मज़े से देख सकते हो कि वाह मोदी जी वाह, भले भले वो यूएसए कर रहा, कोई नहीं, डायलॉग तो अपना ही है ना, कि वाह ट्रम्प भाई, ट्रम्प कर लो। ऐसे कुछ नए हथियार आ चुके हैं, ठीक है, जो दुनिया के सामने सीधे मैदान पर ही रिवील होंगे, ठीक। और में से कुछ के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तैयार हैं अपनी स्टेटस में, और कुछ शायद हो सकता है मार्केट में भी मतलब अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन उनके प्रोसीजर बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। अब अगर 2 रास्ते हैं, एक तो या तो इकोनॉमिक ही कमर तोड़ो, क्योंकि चीन की ताकत उसका पैसा है, चीन की ताकत उसकी आर्मी सेकेंडरी है, उसकी मिलिट्री पावर सेकेंडरी ताकत है। चीन की जो पहली ताकत है वो चीन के पास डिपॉजिट उसके फॉरेन रिजर्व है, ठीक, जिनके बलबूते वो दुनिया में कुछ भी खरीदने में सक्षम है। हमारी जेब में और आपकी जेब में गांधी हैं। हिंदुस्तान के बाज़ार में अगर हम खरीदने जाएंगे तो हम गांधी जी से कुछ भी खरीद सकते हैं, गांधी जी की मदद से, ठीक। पीओके, हाँ बिल्कुल संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान अलग है। अगर मुझे लगता है ये जैसा मैं पॉलिटिक्स को रीड आउट करता हूँ उसके हिसाब से अगर चला तो शर्मा जी शायद एक गली अलग होगी। पीओके तो आएगा,
डोंट वरी, उसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते भर से जो मोटा भाई ने जो काम किए हैं वो मुझे लगता है वो स्केल अबव है, उनको आप सोच नहीं सकते थे कि वो ऐसे ऐसे स्ट्राइक मारेंगे बैठ के पॉलिटिकल। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को लतिया देंगे पाकिस्तान वाले की कि तुम यहाँ चुनाव नहीं करोगे। सेकंड एक्शन उन्होंने ले लिया, ये टेम्परेचर बताना शुरू कर दिया, उसका टेम्परेचर हाई कर दिया बेचारे का। और तीसरा कल की डेट में उन्होंने वो ट्विटर हैंडल लॉन्च कर दिया। तो आए दिन पाकिस्तान का बीपी हाई करा के, हो सकता है शायद उसे हार्ट अटैक से ही मारने का प्लान उनका। खैर कोई नहीं, देखते हैं स्टेप क्या है। लेकिन मेरी समझ में अगर सब कुछ बहुत बढ़िया से चलाने का इन्होंने अगर सोचा है तो मेरे पास में एक रूट मैप है, शायद वो एक बेस्ट तरीका हो सकता है। और वैसे उनके दिमाग की कोई पता नहीं, उनके दिमाग में हो सकता है जो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं है उससे ज़्यादा चल रही हो, ठीक। क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा बड़े तो है नहीं एनालिस्ट, छोटा छोटा एनालिसिस कर पाते हैं, छोटा छोटा देख पाते हैं। तो इकोनॉमिकली कैसे तोड़ेंगे बात आती है, क्योंकि पहली ताकत जो चीन की है वो उसकी इकोनॉमी है। तो उसकी इकोनॉमी को अगर चैलेंज करना है तो दोस्त दो तरीके हैं। यूएस के पास में भी दो तरीके हैं, बाकी सारे देश जो हैं जो अफेक्ट हुए हैं उनके पास भी अपने अपने तरीके हैं, जिसमें से इंडिया का भी स्टैंड क्या होगा वो भी देखते हैं कि इंडिया क्या स्टैंड ले सकता है इस पूरी जंग में या इस पूरे सीन के अंदर। सैंक्शन लगाए जाएं किसी भी देश में जो आयात हो रहा है जो आइटम आ रहा है बाहर से, उसमें किसी एक ख़ास देश के सामानों के खिलाफ आप टैक्सेस में कर दो वृद्धि। चीन का माल यहाँ पर क्यों बिकता है? क्योंकि हमारे माल से सस्ता है। यहीं मोदी अगर दिवाली वाली झालर पे 100 रुपये का टैक्स लगा दें, आप में से कौन खरीदने जाएगा यहाँ पे? कोई नहीं जाएगा। वही 25 वाली झालर 125 की मिलने लगे, तुम देख के छोड़ के चले आओगे, हम नहीं ले रहे, बाहर में आए, अपने आप ठीक कर लेंगे। क्या लगा लेंगे? दिए जला लेंगे, हम दिए से काम चला लेंगे, हम नहीं जाएगी, ठीक। ये वॉर इस बार मिसाइल की जगह उससे होने वाली ट्रेडिंग्स और बहुत सारी चीज़ों को स्टॉप करके होगा। बिल्कुल 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 नहीं, वो तो ये तो स्ट्रेटजी के पार्ट हैं। किसी मिसाइल की ट्रेडिंग को रोक देना, ये सब तो एक वॉर की स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं। तो इसको हम मिलिट्री के अंदर ही काउंट करेंगे, इसको हम अलग उसमें प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, इसको मिलिट्री वाले सेक्शन में ही डालेंगे, ठीक। तो या तो हम सेक्शन बढ़ा दें, या एक तरीका और है जिससे चाइना को बहुत बड़ा फटका लग सकता है, और वो तरीका है डेप्ट ऑब्लिगेशन का। डेप्ट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि अमेरिका ने काफ़ी कुछ मदों में चीन से बहुत कर्जा ले रखा है। और ये कोई वैसी बात नहीं है, ख़ास बात नहीं है कि हाँ अमेरिका जैसा देश चीन से कर्जा ले रहा है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, हर देश लेता थोड़ा बहुत। रूस को दिया अभी हमने, हिंदुस्तान जैसी देश ने रूस को भी कर्जा दिया है, तो ये कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि अगर हमारा नुकसान पूरा नहीं होता तो हम इसका डेप्ट ऑब्लिगेशन रोक लें, डेप्ट ऑब्लिगेशन कर दें इसका जो हमने कर्जा लिया है, हम इसको मना कर देंगे, नहीं देते, जा जो करना कर ले जा, ठीक है, नहीं दे रहा, जेबे झाड़ के दिखा दे उसको, ले देख ले, आई नहीं कुछ। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा अमेरिका में बहस हुई है इस बात के ऊपर कि ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर कोई भी देश आपको कर्जा देने से या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से कतराएगा। दुनिया में जो आपकी साख है वो ख़राब होगी, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो इसे भी हटाने का है। दूसरा, डिपेंडेंट अगर हम इकोनॉमिकल एक्शन लेते हैं तो चीन का उसका एग्रेशन, उसे बीच में कनेक्शन चला गया था। जो आदमी मेहनत करके कुछ साइकिल भले ही यहाँ अपने हिंदुस्तान में बन रही हो, लेकिन साइकिल की बियरिंग, साइकिल का टायर, साइकिल का जो आपका ब्रेक है, मेड इन यूएसए या समथिंग लाइक दैट। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। तो ये डिपेंडेंसी अगर हम एकदम से युद्ध करते हैं, और इवन उठ के बैठ चुका है, गया नहीं है लेकिन उठ के बैठ तो गया ही है कम से कम अपने बेड पे, कि वो जाने को तैयार है एक तरीके से। तो जब वो ऐसी स्थिति में है तो सारी पीपी किट्स, फार्मास्यूटिकल के मैक्सिमम जो दवाइयाँ हैं, वो टेस्टिंग की मशीनें, दुनिया भर के अटरम झटरम जो है ना, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये समय चीन दे रहा है। अच्छा, चीन में इसमें एक बात और बता दूं आपको, चीन बड़ा मक्कार किस्म का देश है। चीन क्या कर रहा है, अमेरिका के खुद के प्लांट हैं मैन्युफैक्चरिंग के चाइना के अंदर में,
सस्ती लेबर की वजह से खोल लिए थे इनने होशियारों ने। तो चीन अब, लेकिन लेबर जो है वहाँ पे वो तो चाइनीज़ है और वो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा वो है, प्रतिबद्ध है। तो जो अमेरिका के प्लांट हैं, चाइनीज़ लेबर उनमें जा ही नहीं रही है, या ये कहो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, दोनों में से कोई भी बातें हो सकती हैं। और जो चाइना ओन प्लांट है जो, उनमें खूब लेबर जा रही है। तो जब अमेरिका की खुद की फैक्ट्री चल ही नहीं रही है तो अमेरिका अपनी फैक्ट्री से माल कैसे मंगा सकता है? बनाई, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा उसका तो, ठीक। तो प्रोडक्शन कर रही है चाइना वाली फर्म, चाइना वाली कंपनीज। तो वो साधा कुछ दिन तक और नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिटेलिएशन की स्टेज में आएगा, यानी 3 से 4 स्टेप हो गए उसके, मेरे ऊपर हमला करने से पहले वो 3 से 4 स्टेपों से गुजरेगा। तो यही हाल सारे देशों का है कि अभी इन सब ने चीन के हाथ का थप्पड़ खाया हुआ है। ये पहले भनभनाएंगे, दर्द फील करेंगे उसका अंदर, फिर खुद को संभालेंगे, संभालने के बाद फिर थप्पड़ आने की स्टेज में आएंगे, ठीक। और जब आएंगे तो फिर इकट्ठा एक बनेगा, इनका एक कॉकस बनेगा, समूह बनेगा। अब अगर समूह की बात हम करते हैं तो कौन कौन से 2 फ्रंट बन सकते हैं, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, चटपटा टॉपिक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रस आएगा हमें कि कौन कौन से ऐसे देश हो सकते हैं जो चाइना के साथ में जुड़े रहेंगे और कौन कौन से देश हो सकते हैं जो यूएसए के पक्ष में रहेंगे, और इंडिया की ऐसे टाइम पे स्थिति क्या होगी। तो जितना फार मैंने अभी देखा है या पिछले कुछ समय की जो पॉलिटिकल एनालिसिस चल रही थी उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, लेकिन उस दर्द में भी चीन के हमदर्द बहुत हैं। वो शायरी हो गई चलते चलते। उस दर्द में भी चीन के हमदर्द हैं। जैसे कि कुछ होते हैं कि तो भाई हम एक ही जात के हैं, जैसे चीन के साथ रशिया है, ये दोनों साम्यवादी देश हैं। कहते तू भी उसी जात का, मैं भी उसी जात का, अपन दोनों भाई भाई, तो तेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो भाई भी देखेगा। चाइना के अगेंस्ट में, और चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका आ रहा है, तो जहाँ अमेरिका है उसके अपोज में रशिया को खड़े होना ही होना है। जिसमें पुतिन ने ये तो माना कि मतलब ये जो वायरस है इसकी वजह से काफ़ी तबाही है, इवन है, लेकिन उसका वो सीधा सीधा दोषी नहीं ठहरा रहा, वो उसको किस्मत के ऊपर छोड़ दे रहा है एक तरीके से कि ठीक है पूरी दुनिया में है तो हमारे यहाँ पर भी है, मतलब इसको वो उस तरीके से डील कर रहा है, टैकल कर रहा है। तीसरा है ईरान। ईरान क्यों है? ईरान जिसकी भारत के साथ दोस्ती है, मैंने आपको बताया था कि हमारा तेल आता है वहाँ से, ईरान से। वो क्यों है? तो वो इसलिए जनाब कि अमेरिका ने ईरान की इस समय तगड़े करके लंका लगा रखी है, उस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, यानी उसकी कमर टाइट कर रखी है, बेचारे को बैठने तक की फुर्सत नहीं दे रखी। और अगर कोविड-19 से पहले के दिनों की आपको कुछ सिनेरियोज याद हों तो ईरान और अमेरिका के बीच में खूब तनातनी चल रही थी, ठीक। तो ईरान जो है वो अमेरिका से अपनी तनातनी का बदला लेने के लिए ज़रूर चीन का साथ देगा, ये मोस्ट प्रोबेबल है। मतलब जिनकी मेरे को तो कम से कम 95% उम्मीद है कि ये जो 2 धड़े बटेंगे ये इसी तरह से बटेंगे। इनमें और देश भी जुड़ सकते हैं, ये नहीं कि इतने देशों पे बात ख़त्म हो जाएगी, इनमें और देश भी आकर जुड़ सकते हैं अपने अपने फ़ायदे को लेकर, अपने नुकसानों को लेकर, लेकिन कम से कम ये तो रहेंगे। इनमें से कोई एक आध मिसप्लेस हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये देश तो कम से कम रहेंगे इतने। पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टेट में रहेगा कारण बता दूँ उसकी औकात नहीं है, ठीक है वर्ल्ड वॉर जैसे स्टेट में रहने की। वेनेजुएला के ऊपर भी अमेरिका ने अभी काफ़ी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ये साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक, जिसकी मुद्रा अभी तबाह हो गई थी, और रिसेंटली इस देश के प्रेसिडेंट ने इसकी पूरी मुद्रा को शट डाउन किया। आपको बता दूं मैं, इसके हमारे यहाँ का 1 रुपया इसका 13,000 रुपये के बराबर था। और वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। तो वेनेजुएला जो देश है वो भी इस समय यूएस के ग्रास से मतलब प्रताड़ित है एक तरीके से। तुर्की आता है। तुर्की क्यों है यहाँ पर? क्योंकि तुर्की का काफ़ी क्लैशेस थे, ठीक है, अगेंस्ट अमेरिका। तुर्की अमेरिका की पावर को चाहे चाइना के सहयोग से हो, चाहे चाइना के सहयोग हो, छद्म रूप में तुर्की अमेरिका को चैलेंज देने में काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। लेकिन इसकी औकात उतनी है, जैसे हमारे पैर में मच्छर आकर हमें काटने की कोशिश करता है तो हम उसको पैर वैर हिला के भगा देते हैं। तो तुर्की भी अभी तक
इसी स्टेटस में चल रहा था, ठीक है। अब वो मच्छर कभी कभी डेंगू भी दे जाता है, तो ये वाला हल भी हो सकता है। प्लस सीरिया में अब जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद तो ये एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे। मेरा भी मानना यही है कि जिस हिसाब से ये 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे कि हम किसी में थप्पड़ मारे तो वो 3 स्टेप बाद रिटेलिएट करेगा। पहले तो उसके गाल पे जहाँ पर पड़ेगा, फिर वो उसका इम्पैक्ट फील करेगा, फिर वो फील करने के बाद में खुद को सही करेगा, फिर जाकर वो अपोज करेगा। ये बीच में 3-4 स्टेप आने हैं। तो अभी पहला स्टेप तो हो गया है इसके वर्ल्ड वॉर 3 के हो जाने के। और ये जो वर्ल्ड वॉर 3 जब ये हो जाएगा, मतलब शुरुआत तो ठीक है, तो एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि हम वो फुल फ्लैश्ड वॉर कब देखेंगे। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कहने का मतलब ये है कि नॉन अलाइनमेंट की एक इंडिया का एक साइड रख, बैकडोर पॉलिसी में जो हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्रंट में आके जो होगा वो फ्रंट में तो इंडिया शामिल नहीं है। अब जहाँ तक बात आती है पीओके की, तो अभिषेक शर्मा पूछ रहे थे बट पहले मोदी जी पीओके ले लेंगे जी। तो देखो पीओके पे तो स्टेप उठ गए हैं, यानी यहाँ पर भी हमने थप्पड़ मार दिया, उधर चाइना मार रहा है, इधर हम मार रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पीओके को लेने की स्टार्टिंग भी हो चुकी है, ठीक। हम अभी डिप्लोमेटिक थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है। अभी हम मतलब फिजिकल एक्शन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ गालियों से काम चला रहे हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। हम सिर्फ हल्की सी गुड़की या गालियाँ देकर काम चला रहे हैं। और कितने दिन में थप्पड़ मारेंगे ये डिपेंड करेगा आसपास का माहौल देख के। जब भी हम किसी को कूटने जाते हैं तो हम भी तो देखते हैं ना, मतलब आसपास कितने लोग हैं। ऐसा तो नहीं है हम पे ही भारी पड़ जाएगा या इसके सपोर्ट में कुछ लोग उतर जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनेगी। तो जब हमें ये लग जाएगा, मेरे हिसाब से जो मैं बताता हूँ क्या पर्सनली होना चाहिए, इधर दुनिया ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहें। ऐसे ही धीमे धीमे उबालते रहें, जैसे मेढक को उबालते ना, खोलते पानी में डालोगे तो उछल के बाहर भाग जाएगा। मेढक को पानी में डाल के हल्का हल्का उबालते रहो उसको, ठीक। तो उसको ये लगता है मेरे बचने की उम्मीद भी है, लेकिन उसको हर सेकंड मौत भी आ रही है। तो चाइना तो एक तो वैसे ही इकोनॉमिकली तो जा रहा है, FATF से उसको हम लगातार लगे हुए हैं उसके पीछे। और जब FATF से लगे हुए भी हैं, इकोनॉमिकली वीक वैसे भी है, कोरोना का असर भी है इधर, ठीक। और इस पर ये एक गुड़की देते हैं, वो बेचारा अपने फाइटर प्लेन्स के क्या कर देता है, वो चक्कर कटवाना शुरू कर देता है। तो जो बचा खुचा डीजल है उसका वो तो हम खर्च करवा रहे हैं धीमे धीमे, वो इन डीजल को भी खर्च करवाने में पैसा लेगा। तो अगर मेरी मानी जाए तो आसपास का पहले माहौल बनाओ, मौज लो उससे जब तक टाइम पास हो, ठीक। ऐसे ही गूगल मैप से उसकी लाइनें हटवा दो, फिर कभी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वहाँ का टेम्परेचर बतवा दो, फिर कभी ट्विटर हैंडल डाल दो। तो इससे उसके अंदर एक मतलब उसका खाना जो है वो हजम नहीं होने वाला। वो कहेगा भैंस के यहाँ हो क्या रहा है, ये दिन दूनी रात चौगनी ऐसी तैसी हो रही है, कैसे मतलब मैंने अब किया कब जाए करने को। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होगी, मतलब जिस टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दिल पे दिल आ गया भाई का धनंजय दुबे थैंक यू भाई। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जिस टाइम दुनिया वर्ल्ड वॉर में फिजिकली इन्वॉल्व हो, उस टाइम ऐसे घुस के इतना पेल लो ससुरे को, इतना पेलो जिसका जवाब ना हो। क्योंकि जब ये चिल्लाएगा ना तो उसके चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं जानी दाएं बाएं कहीं पे भी, और ना ही कोई इसे बचाने आ रहा। ये फैक्ट मानो आप, उस टाइम इसे कोई नहीं बचाया। खूब चिल्लाए कि चाइना पापा अपनी धोती संभालेंगे, तुझे देखेंगे बैठ के। मतलब वो भाई खुद को भी तो देखेंगे। चीन खुद अपनी ऐसी तैसी मतलब उसकी हो रही होगी, वो बचाने में तुला होगा। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है, इसको उबालते रहो मेढक को धीमे धीमे पानी में। और जैसे ही अगर फिज़िकल स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती हैं, वर्ल्ड वॉर 3 का कहीं से भी आगाज़ हो जाए, अपने को टेंशन नहीं है। अपने को बस ये है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी कैसे भी वर्ल्ड वॉर 3 के किसी फेज़ की अगर स्टार्टिंग हो रही है, तो उसकी स्टार्टिंग जैसे ही होती है वैसे ही हम पूछते हैं हाँ भाई गिलगिट के नज़ारे लेने हम आ गए, बाल्टिस्तान हमारा है, ठीक है, और पाकिस्तान तुम्हारा है। और ऐसे ही टाइम पे सोने पे सुहागा बात होगी अगर इंडिया बलूचिस्तान को और आज़ाद कराने का काम कर ले तो पाकिस्तान ऐसे से श्रिंक होकर ऐसे रह जाएगा, ठीक है। मतलब यूपी से कुछ ही साइज़ का डिफरेंस रहेगा। तो मेरी नज़र में अगर मोटा भाई के दिमाग में अगर ये चल रही है, अमित शाह के दिमाग में ये चल रही है, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और अगर इससे कुछ बढ़िया चल रहा हो तो और अच्छी बात है। अपने को क्या, अपने को तो बस मौज लेनी है घर में बैठ के,
इंडिया का थर्ड वर्ल्ड वॉर में कंप्लीट फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये वर्ल्ड वॉर जो लड़ी जाएगी, यकीन मानो न्यूक्लियर वॉर इसमें सबसे लास्ट पे होगी। न्यूक्लियर वॉर से पहले ही इतने सारे चीज़ें होंगी, इतने सारे काम हो जाएंगे कि न्यूक्लियर वॉर की शायद मेरे ख्याल से नौबत ही ना आए। बिना न्यूक्लियर वॉर के न्यूक्लियर वॉर से बुरे परिणाम आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, कुछ एक दो अगर टाइम हो तो मैं 5 मिनट और एक्सटेंड लूँगा बस। 2-3 चीज़ें आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ जो शायद उनमें से कुछ चीज़ें आपको हो सकता है पता भी हो। एक हथियार है हार्प करके, HAARP। ये एक नए तरीके का हथियार बनाया है। ये लेज़र टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है। जैसे एक लेज़र है, लेज़र के बारे में तो आपको मालूम होगा, कहीं ना कहीं देखा ही होगा आपने। ये भी काम करता है लेज़र के ऊपर ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। ये क्या करते हैं, धरती के किसी एक सेट पोजीशन से आयनोस्फीयर में ये लेज़र बीम्स मारते हैं, और जो आयनोस्फीयर में जो आयन्स हैं उनको ये चार्ज करके किसी एक जगह की एटमॉस्फेरिकल कंडीशन, ये तो सबसे पीछे का है, उससे पहले वहाँ जो थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनको पता होगा कि आयनोस्फीयर से ही सारे ट्रांसमिशंस होते हैं, चाहे वो टीवी का ट्रांसमिशन हो, ठीक है, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क्स का ट्रांसमिशन हो। किसी एक देश को अगर आपको पैरालाइज़ करना है किसी 1 मिनट के अंदर, मात्र अगर 1 मिनट के अंदर किसी देश को पैरालाइज़ करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ख़त्म कर दो आप, ठीक है, वो अपने आप पैरालाइज्ड हो जाएगा। और आयनोस्फीयर में उस आयनोस्फीयर की हीट को इंक्रीज़ करके ऐसा काम हो सकता है। और ये हथियार किसके अंडर में है ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका इसके ऊपर काम कर चुका है काफ़ी हद तक, और ये काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका है। अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहो तो गूगल में जाकर सर्च करिएगा। अभी बीते कुछ दिनों में 2-4 जगह ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि आसमान से एक बिजली सी कड़की है और उसने ज़मीन में सीधा छेद कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 कयास लगाए जा रहे हैं, या तो ये सैटेलाइट पर बेस्ड लेज़र मशीन्स के थ्रू हमला किया गया है, और या फिर ये HAARP हार्प का काम है, हार्प के थ्रू ये किया गया है। तो ये दोनों ही जो हों, अब आप लेज़र को आप सोच रहे हो क्या है, मतलब लेज़र के आने से समझते हो मतलब दुनिया की पूरी युद्ध की परिभाषा कैसे बदल जाएगी। लाइट की स्पीड आपको पता है सबसे तेज़ है दुनिया में, लेज़र लाइट से ही चल रही है, कुछ और तो है नहीं। हम लोगों ने बचपन में खूब मारी है ना बना के। लाइट की स्पीड से कोई एक वेव निकलेगी, उसे किसी दूसरे छोर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इट विल रीच इन नो टाइम। मिसाइल टाइम टेकिंग लेंगी, कितनी भी हो आवाज़ से, भाई कितनी तेज़ चल लोगी तुम, आवाज़ से 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, लाइट के बराबर तो नहीं पहुंचने का ना आप। तो मिसाइल उनके सामने बैलगाड़ी है, फाइटर प्लेन्स उनके सामने बैलगाड़ी है। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि जितना पैसा आपने इकट्ठा करके बहाया था डिफेंस के इन कंटेंट के ऊपर, ये एक तरीके से बैलगाड़ी सिद्ध हुआ है, ठीक। तो हार्प के आने से, लेज़र्स के आने थे। दूसरा, अगर हम ज़मीनी लड़ाई की बात करें तो अमेरिका और रशिया, ये दोनों जो अपोनेंट कंट्रीज़ हैं, इन दोनों अपोनेंट कंट्रीज़ ने, इन दोनों की एक छोटी सी पॉलिसी भी है, बता दूँ मैं। अमेरिका जो भी काम करता है उसका गाना ज़रूर गाता है क्योंकि उसे दुनिया का मार्केट चाहिए। दुनिया में वो अपने हथियार बेचने की भी सोचता है। जो पुराना उसका हथियार है, जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ख़राब हो गया है, वो उसको मार्केट में रिलीज़ करता है और अपने नए हथियार के गाने इसलिए गा देता है, बेचता नहीं है किसी को, गाने गा देता है, जिससे तुम्हारी आंखों में उसकी तरफ इच्छा हो जाए कि हाँ भाई ये वाला हथियार चाहिए, फिर तुम उसके लिए पैसा जोड़ना इकट्ठा कर दो। रशिया इस मामले में जस्ट ऑपोजिट है। रशिया कभी कोई अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी आपने नहीं देखा होगा न्यूज़ में, कभी भी रशिया ने किसी भी चीज़ को लेकर शो ऑफ किया हो, प्रदर्शन किया हो। काम करने में यकीन करने वाला देश अगर कोई है तो वो रशिया है। मतलब गाना उनके उसमें एजेंडे में है ही नहीं, काम करो चुपचाप, ठीक है। वो गाना गाते हैं, वो वाला कौन सा वाला गाना, मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे कितने हथियार रखते हैं सनम, वो चीज़ रशिया की है, ठीक है, अमेरिका की नहीं है। तो इस मामले में रशिया जो है वो बिल्कुल हिडन है। मतलब आप अमेरिका के बारे में कयास लगा सकते हो, लेकिन रशिया के बारे में आप कयास नहीं लगा सकते कि रशिया इस तरीके से चीज़ें युद्ध में ये नए हथियार दिखा सकता है। कुछ समय पहले आपको याद हो तो सीरिया में उसने फाइटर प्लेन से कुछ पाउडर फॉर्म में डाला था, उसने प्लेन से पाउडर फॉर्म में डाला था, और वो पाउडर जिस जगह गिरा था उस जगह आग लग गई थी और बस्ती की बस्ती जल के राख हो गई थी। तकरीबन 500 से 600 बच्चे के आसपास मारे गए थे। ये बात है सन 2015 या 16 के आसपास की बात है,
आप इसको भी खबर को आप चाहो तो चेक कर सकते हो। वो फॉस्फोरस था, शायद मेरे ख्याल से वाइट फॉस्फोरस या ऐसा कुछ चीज़ थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन थी मज़ेदार। ठीक, तो आप इसको चीज़ को एक बार चेक कर सकते हो जाके। रोबोट्स में मैकेनिकल डॉग्स, ठीक है, ये जो आपकी लैंड माइन्स होती है इनको खोजने के लिए मैकेनिकल रोबोटिक डॉग्स के वीडियोस हमने देखे हैं। ठीक है, मैकेनिकल रोबोटिक आर्मीज़ की हमने वीडियोस देखी हैं। तो ये आप ये मत सोचो अब ये प्रोटोटाइप के फॉर्म में बचे हुए हैं, अब ये हैं, सामने हैं, प्रत्यक्ष प्रकट होंगे सीधे विश्व युद्ध में। बायो वेपन्स जिससे आप इस समय सभी ग्रसित ही हो। ठीक है, कोरोना क्या है? कोरोना एक बायो वेपन है। और आपको हैरत होगी जान के, विद कन्फर्म रिपोर्ट चीन के पास में 1500 ऐसे वायरसेस हैं जो मतलब किसी इलाके में वो डाल देना और उसको वो ट्रांसमिट हो जाए तो उनका ट्रांसमिशन जो है वो तबाही मचा देगा। कोरोना सिर्फ झांकी है, बाकियों की बारी अभी बाकी है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत शायरी अल्फाज पे चलती रहनी चाहिए। तो बायो वेपन्स का जोर ही, और अकेला चीन ऐसा नहीं करेगा, यूएसए की तरफ भी सेम सिनेरियो क्रिएट होगा। यूएसए भी कम पीछे नहीं है। ठीक है, वो भी अपने वायरस की लैब्स में ऐसे कई सारे वायरसेस बना रहा है। और कोई पता नहीं कि शायद जो ये कोल्ड वॉर है एक तरीके से, अब हम कोल्ड वॉर के स्टेज में ही हैं, हम नहीं हैं तो कम से कम चीन और अमेरिका तो कोल्ड वॉर में चल रहे हैं इस समय। अब जब तक उसमें तीली नहीं दिखाता कोई, ठीक है, तब तक वो कोल्ड वॉर गर्मी की शक्ल में चेंज होकर नहीं आनी। और जिस दिन तीली दिख जाएगी उस दिन सीधे बम फटेगा। मतलब इन शॉर्ट ये सीन है। और जिस दिन बम फटा उस दिन सबको पता पड़ेगा, ठीक है, कि भैया शुरू हो गया इंतजाम। तो जब तक चीन अमेरिका शायद ये पॉसिबल है, तो फिर चीन जो है वो खून मांगेगा क्या, उसका खून बदला। तो हम हवाई जहाज़, ठीक है, मिसाइल, ड्रोन्स, इन सब को लेकर ही सोचते हैं। लेकिन अब सीन चेंज हो चुका है, वर्ल्ड वॉर में ही बैठे हुए हैं, ऐसा समझ के चलिए आप। इस समय आप वर्ल्ड वॉर में ही हैं। बस जो आपको आँखों को देखने का जो शौक़ है, वो शौक़ आपको 1.5 साल बाद, 1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर मिल सकता है, और वो कभी भी मिल सकता है। ठीक है, यानी 2022 तक के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, जैसे मैंने बताया आपको प्रोफेसी के थ्रू। ठीक, जो भविष्यवाणी है उसके हिसाब से 2022 में सबसे ज़्यादा चांस बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी हो सकता है, उस तक भी हो सकता है, इवन उसके बाद भी हो सकता है। यानी ये जो पूरा डिकेड है ना 10 साल का, वो बताया उन्होंने सर ने कि वो पूरा डिकेड इसी तरीके से बीतना है। यानी ये पूरे 10 साल का जो खाका है ना, ये इसी तरीके से बीतेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ की काफ़ी सारी रिसर्च उन्होंने की थी बैठ के, जिसके हिसाब से ये उन्होंने डिराइव किए हैं और बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। हम और आप देख ही रहे हैं इस समय। तो ये मेरी एनालिसिस थी, ये मैंने आपको मतलब अपनी एनालिसिस के थ्रू बताया कि कैसे कैसे सेगमेंट चेंज हो सकते हैं, किस किस तरीके से काम आगे बढ़ सकता है। अब देखना आपको और हमको है बैठ के, ठीक है, कि देखते हैं फ्यूचर में फर्दर क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी पीओके के ऊपर अगर डिटेल्ड आपको चाहिए नॉलेज, तो इसी पेज पर पीछे कुछ जाएंगे तो पोस्ट एक शेयर की गई है जिसमें एक लिंक दे रखा है। उस लिंक में पीओके के बारे में डिटेल नॉलेज है। तो आप तकरीबन 45 मिनट के मैं आसपास शायद मेरे ख्याल से वीडियो है, लेकिन देखिए मानो फुल नॉलेज आपको पीओके का वहाँ से मिल जाएगा। 5 से ज़्यादा तो कुत्तों का वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चलो खैर, तो हम क्योंकि इंडिया हैं तो वर्ल्ड वॉर से दूर रहते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक पर, हो सकता है इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। बस मेरा मोटिव ये है कि अवेयरनेस बढ़े, आप चीज़ों को पर्दों के पीछे से देखना शुरू करें। ठीक, जो लॉजिक्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो एक थिंक टैंक की तरह आपका एक अप्रोच हो, वो ज़्यादा बेहतर है, देश में मदद करेगा। और अगले 2 या 3 दिन में अगर आपको वीडियो चाहिए हो जिसके ऊपर कैसे इकोनॉमी को सुधारा जाए, इंडियन इकोनॉमी को स्पेशली, मैं हालांकि आज मैं ऐड करता लेकिन अब टाइम काफ़ी हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा।
लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी के बूस्टअप के लिए अगर चाहें तो एक छोटा सा मैं आपको फिर दूंगा। जैसे कि ऊपर पूछ रहे थे कि मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, काम धंधा नहीं चल रहा, तो काफ़ी कुछ मिलेगा उसमें। इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। हाँ बताओ क्या सवाल है, बताओ। हाँ धनंजय पूछो सवाल, क्या सवाल है। और किसी को अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मुझे तो धनंजय शायद गायब हो गए। चलो धनंजय कोई नहीं, आप मुझसे बैकग्राउंड में पूछ लेना, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं। बाकी चलिए सभी लोगों को प्यार नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी दिन और किसी और टॉपिक पे, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।